चैप्टर के वन शॉट लेक्चर की। जी हाँ, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। अपने आप में अगर देखेंगे तो चैप्टर का वेटेज भले ही कम है लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। एक बार आप इसे सीख लेंगे वन शॉट लेक्चर से, गारंटी दे रहा हूं कि आप इस चैप्टर से बोलते ना कि आप बोलेंगे सर क्या चैप्टर था यार, क्या मजेदार चैप्टर था। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन में से किस तरह से या इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको वो सारी चीजें मैं यहाँ पे वन शॉट में डिस्कस करूंगा, साथ में हर एक कंटेंट आपको वेल प्रिपेयर्ड समझाऊंगा। तो भाई आप जल्दी से रेडी हो जाइए, जल्दी से अपने आप को सेट कर लीजिए, सीट बेल्ट को बांध लीजिए क्योंकि अब जो है फ्लाइट उड़ने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं? यस यस यस। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये पॉलीमर क्या होता है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आने वाला है वो आपके लिए पॉलीमर के बारे में। तो पॉलीमर जो होता है वो ग्रीक वर्ड पॉली से निकला हुआ है। ये जो है ग्रीक वर्ड पॉली मतलब मेनी और मर्स मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। इसका मतलब कि जब बहुत सारे पार्ट्स को जब आप मिलाते हो तब कोई जाके पॉलीमर बनता है, या कोई सिंगल यूनिट है उसको बार बार जब आप मिलाते हो तब जाके पॉलीमर बनता है। तो पॉलीमर का वेल प्रिपेयर्ड डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि पॉलीमर जो होता है वो एक जाइंट मॉलिक्यूल है। जाइंट का मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। और ये कब बना जाता है, कैसे बना जाता है? जब कोई मोनोमर का हम क्या करते हैं, रिपीटिंग यूनिट करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, तब बनता है पॉलीमर। चलेगा, ये पॉलीमर का इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अब क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर को हम क्लासिफाई किस तरह से करते हैं। तो अगला टाइटल आपके लिए है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। देखो पॉलीमर की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मेजरली जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन सोर्स। पहला है बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सोर्स। और सोर्स के बेस पे दो क्लासिफिकेशन आते हैं इसके अंदर। एक आता है, मतलब जनरली तो तीन आएंगे, उसके अंदर भी मैं बताऊंगा आपको। तो सोर्स के बेस पे जनरली तीन तरह के होते हैं। पहला होता है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा आपके लिए सिंथेटिक पॉलीमर, और तीसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ये तीन तरह के क्लासिफिकेशन आने वाले हैं। अब नेचुरल में भी दो तरह के आ सकते हैं, नेचुरल में भी दो तरह के आ सकते हैं, प्लांट से बनने वाला पॉलीमर और एनिमल से बनने वाले पॉलीमर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको यहां तक? तो बेस्ड ऑन सोर्स में पहले क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, तो आप बोलेंगे द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। जो पॉलीमर प्लांट या एनिमल से बनता है उसे हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। ये नेचुरल पॉलीमर है। और नेचुरल पॉलीमर जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट वालों को हम बोलेंगे ऐसा पॉलीमर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से बनता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट पॉलीमर, ठीक है, जो प्लांट से निकला हुआ है। और दूसरा जो होगा आपका सिर्फ एनिमल से निकलेगा। प्लांट के एग्जांपल में क्या दे सकते हैं आप, एनिमल के एग्जांपल में आप क्या दे सकते हो, देख लो। प्लांट के एग्जांपल में आप दे सकते हैं लिनेन, कॉटन, सुना होगा आपने ये नाम, जूट, ये सब नाम आपने सुनेंगे कि प्लांट के अंदर से मिलते हैं। यहां पे होता है शीप, वुल, ठीक है, फ्रॉम शीप, या फिर हेयर ऑफ शीप बोल दो, चलेगा, वुल बेस्ड एग्जांपल है। उसके बाद सिल्क, फ्रॉम सिल्कवॉर्म। तो ये आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं कहां से, एनिमल से मिल जाते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब बात आने वाली कि सिंथेटिक पॉलीमर किसको बोलेंगे। तो जब मैं सिंथेटिक की बात करता हूं तो सिंथेटिक आपको बोलना है कि ऐसे पॉलीमर जो जनरली केमिकल की मदद से बनाते हैं। द पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल इटसेल्फ, चलेगा। दे आर आर्टिफिशियल मैड मेड पॉलीमर, दे आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक, क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, चलेगा। इसके एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है, तो इसके एग्जांपल में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे पीवीसी हो, ठीक है, ये सब पॉलीमर के अंदर ही आते हैं। आप ले सकते हो पॉली एक्रिलोनाइट्रिल, पॉली एक्रिलोनाइट्रिल एक्सेट्रा, टेफ्लॉन, ऑर्लॉन, ये सब होते हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है? सेमी सिंथेटिक का मतलब आपको बोलना होगा, सेमी सिंथेटिक अगर बोला गया तो आप इजिकली इसको क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सेमी मतलब हाफ, सिंथेटिक मतलब मैनमेड, मतलब ये आधा मैनमेड होगा तो आधा क्या होगा, फिर आधा नेचर से मिला होगा। इसका मतलब क्या आप बोलने वाले हो
कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं वो जनरली हम क्या करते हैं, लेते नेचर से हैं पर उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर या फ्रॉम नेचर बट आर मॉडिफाइड यूजिंग सम केमिकल। द प्रॉपर्टी विच आर टू बी मॉडिफाइड विल बी लस्टर प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, रिजिडिटी होती है, मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होता है, ये सब हम क्या करते हैं उसका चेंज कर देते हैं। मतलब हमने नेचुरल रबर लिया, उसमें कुछ केमिकल मिलाया और उसको फिर क्या किया, उसके मजबूती को, उसके पैटर्न को, उसके लुक को हमने क्या चेंज कर दिया। दैट इज कॉल्ड ए सेमी सिंथेटिक। एग्जांपल के लिए विस्कस रेहान बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, विस्कस रेहान बोल सकते हैं, चलेगा। इस तरह के एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर कुछ और भी एग्जांपल है तो वो जरूर आप लिख लेना या याद कर लेना, कभी एमसीक्यू में आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ आपको एक एक एग्जांपल लिखने के लिए पूछेंगे तो एक एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, तो बेस्ड ऑन सोर्स जो है आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आने वाला है नंबर सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो होगा आपका वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में। तो पहला आने वाला है लीनियर स्ट्रक्चर। पहला क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर। पहला क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर। फिर दूसरा क्या है, फर्स्ट आपका लीनियर है, दूसरा आपका है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। फिर तीसरा आपके लिए है, तीसरा आप बोल सकते हो नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। अभी नेटवर्क के जगह पे आप और भी क्या ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के आप बोल सकते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर बोल सकते हो, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है, ब्रांच पॉलीमर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर मतलब पॉलीमर बोलो, कंफ्यूज मत होना। नेटवर्क वाले की बात करें तो नेटवर्क वाला हो सकता है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्रॉस लिंक पॉलीमर। नेटवर्क मतलब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, कंफ्यूज मत होना, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर या क्रॉस लिंक पॉलीमर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब क्वेश्चन के सर इसमें आएगा क्या एग्जैक्टली? तो जैसे मैं बोलता हूँ लीनियर स्ट्रक्चर, तो मैं बोलने वाला हूँ कि लीनियर स्ट्रक्चर वो पॉलीमर होते हैं जिसके अंदर आपको एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगा विदाउट एनी अटैचमेंट। विदाउट एनी अटैचमेंट इज कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रक्चर या फिर लीनियर पॉलीमर। चलेगा, लीनियर स्ट्रक्चर मतलब लीनियर पॉलीमर। एग्जांपल के लिए मैं ले सकता हूँ पॉलीथीन। एग्जांपल जो होगा मेरा देख लो यहाँ पे, ये एग्जांपल जो होगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा। देख लो यहाँ पे किस तरह से इसका जो प्रिपरेशन है केमिकली वो मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में। पॉलीथीन या फिर हम बोल सकते हैं पीवीसी भी ले सकते हैं। ये भी क्या होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी लीनियर के अंदर ही आते हैं। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप पॉलीप्रोपिलीन बेस्ट एग्जांपल है वो लिख लो। पॉलीप्रोपिलीन इज द बेस्ट एग्जांपल, ये ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। और नेटवर्क वाले में आप ले सकते हो वल्कनाइज्ड रबर ले सकते हैं, वल्कनाइज्ड रबर ले लो, या फिर वल्कनाइज्ड रबर, या फिर आप ले सकते हैं बैकेलाइट। बैकेलाइट टाइप का भी जो रहेंगे वो नेटवर्क वाले दिखाते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना मुझे कहीं पर भी। ये एग्जांपल्स हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलेगा, देख लो यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन मैंने कंप्लीट किया। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स, तो आप बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल में क्या होगा, प्लांट आएगा, एनिमल आएगा। प्लांट के अंदर आपको बोलना है कि दो पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। एनिमल में द पॉलीमर विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल ओनली। चलेगा, तो उसके एग्जांपल दिखा दो। बाद में आप बोलेंगे सिंथेटिक, तो ये रहेंगे मैन मेड, आर्टिफिशियल है, दे आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी यूजिंग केमिकल। बाद में एग्जांपल आपके सामने है। सेमी सिंथेटिक, these polymers are obtained from nature but are modified using some chemical and the modification which are to be done, जो मॉडिफिकेशन हमको करना चाहिए वो कौन से होते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। these are the property that you are supposed to be change। तो सेमी सिंथेटिक होने वाला है। तो इसका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमर बोलो या लीनियर स्ट्रक्चर बोलो, ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर या ब्रांच पॉलीमर बोल दो, नेटवर्क स्ट्रक्चर या क्रॉस लिंक पॉलीमर बोल दो तो भी चलेगा। इसमें क्या होता है जनरली कि लीनियर में आपको बोलना है विदाउट एनी एक्सेस, विदाउट एनी अटैचमेंट, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विदाउट एनी अटैचमेंट। इसमें क्या बोलेंगे, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन अलोंग विद सम अटैचमेंट। तो यहाँ पे एक अटैचमेंट आने वाला है, लाइक पॉलीप्रोपिलीन आने वाला है। और नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑलरेडी वी हैव अ पॉलीमर, हमारे पास पॉलीमर पहले से होते हैं। उस पॉलीमर को हम क्या करते हैं, आपस में लिंक करते हैं बाय यूजिंग सम कोवेलेंट बॉन्ड। इट में बी सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे कुछ हम क्या करते हैं, बॉन्ड अटैच करके इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे, ठीक है, जो बेसिकली हम लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन है तो नेटवर्क वाले में क्या बोलना हमें कि द पॉलीमर्स आर लिंक्ड टुगेदर। यहाँ पे पॉलीमर्स आर लिंक्ड टुगेदर ना, पॉलीमर्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, चलेगा। एंड दीज आर कॉल्ड एज
क्रॉस लिंक पॉलीमर, एग्जांपल में वल्कनाइज्ड रबर और बैकलाइट है। चेक कर लो पहले, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को भी कहीं पर भी? लेकिन अब आने वाला है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होगा उसमें हम बात करेंगे एडिशनल पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, तो इन सब के बारे में बात होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। नंबर थर्ड होने वाला आपके लिए बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपको पॉलीमराइजेशन जो होता है वो किस तरह से आप कर रहे हो यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आने वाला है इसके अंदर वो आने वाला है एडिशन पॉलीमराइजेशन। मैं आपको दिखा दूं, इसके अंदर फर्स्ट जो आने वाला है वो है आपके लिए एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या आने वाला है बोलो? एडिशन पॉलीमराइजेशन। चलेगा? तो एडिशन पॉलीमराइजेशन आने वाला है, एडिशन पॉलीमर आने वाले। अब एडिशन पॉलीमर में हम क्या बोलेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें क्या हमें बोलना है। सबसे पहले पॉइंट बोलना है कि एडिशन पॉलीमर जो होता है ना जनरली आपको अल्कीन में मिलेगा। कहां मिलेगा ये? जनरली आपको अल्कीन में मिलता है। ये डबल बॉन्ड होना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है। दे डू नॉट एलिमिनेट एनी मॉलिक्यूल। ठीक है? तो डू नॉट एलिमिनेट एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, डू नॉट एलिमिनेट एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। ये बात को एकदम इंपॉर्टेंट चीज में सेट कर लो इसको। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन द अमाउंट ऑफ एटम, जो एटम आपको दिखाई देगा रिएक्टेंट के अंदर, वही सारे के सारे एटम आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पे हर एक एटम, हर एक मोनोमर का एटम आर टोटली यूज्ड। चलेगा? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि atoms of monomers are used in the product. Atoms of monomers are used. चलेगा? ये आपको इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। एडिशनल पॉलीमराइजेशन में क्या बोलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सपोज्ड टू बी अल्कीन, वो अल्कीन होने चाहिए। उसके बाद उस प्रोसेस में आपका कोई भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, स्मॉल थिंग्स जैसे कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो होंगे मोस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोनोमर जो होंगे टोटली क्या होने चाहिए? यूज होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट में जितने भी एटम है सबके सब आपको प्रोडक्ट में दिखाई देंगे। तो एडिशन बड़ा सिंपल सा काम है। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर एक आता है, एग्जांपल में ले सकते हो पॉलीथीन। एग्जांपल क्या ले सकते हो? जो डबल बॉन्ड वाले वो आप एग्जांपल में आराम से यहाँ पे ले सकते हो। लाइक पॉलीथीन ले सकते हैं। चलेगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी बोलते हैं। चलेगा? फिर टेफ्लॉन ले सकते हैं। ऐसा कोई भी कंटेंट आप ले सकते हैं जो जनरली डबल बॉन्ड से रिलेट करता हो। लेकिन इसके अंदर जो पॉलीथीन है उसका मैकेनिज्म आता है एग्जाम में बहुत बार। तो जरा देख लो यहाँ पे, अगला टाइटल जरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये थर्ड में क्लासिफिकेशन एडिशनल पॉलीमराइजेशन का आवा भी है क्लासिफिकेशन। बट सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म आने वाला आपके लिए मैकेनिज्म ऑफ, जरा देख लो यहाँ पे टाइटल में लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। चलेगा? फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो हम इसका मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। मैकेनिज्म ये कि बुक में थोड़ा सा और तरीके से दिया, मैं आपको स्पेसिफिक तरीके से बताता हूँ एकदम अच्छे तरीके से, जहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे ही सीधा छाप देना है। ये मैकेनिज्म पूरा लिखा के दे रहा हूँ मैं आपको। स्टेप नंबर 1 में आपको बोलना है कि जब कभी भी आप फ्री रेडिकल करेंगे एडिशनल पॉलीमराइजेशन का, स्पेशली पॉलीथीन के लिए, किसके लिए मैं वो भी बता रहा हूँ, मैकेनिज्म फॉर पॉलीथीन। ठीक है? मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीथीन। चलेगा? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहले पॉइंट हमें क्या बोलना है कि जो पॉलीथीन होता है उसको बनाने के लिए पहले आपको एक रेडिकल लेना पड़ता है जो फ्री रेडिकल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे हम? तो पहले हम बोलेंगे कि भाई इसमें क्या होने वाला है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होने वाला है। क्या होने वाला है बोलो? पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होने वाला है। तो उसमें मैं लेने वाला हूं, देख लो यहाँ पे, एसिटाइल पेरोक्साइड लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ मैं? एसिटाइल पेरोक्साइड लूंगा। इसको जैसे मैं हीट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर एक फ्री रेडिकल क्रिएट करेगा। देखो कैसे? CH3 डबल बॉन्ड O 2 टाइम ले लेंगे तो ये रेडिकल के रूप में बन जाएगा। देखो CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रेडिकल आ गया। रेडिकल मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। देखा दे रहा है? CH3 2 बार है। देखो CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O 2 बार है, O भी 2 बार है। तो ये O एक बार लिख के तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम क्या लिखेंगे कि भाई ये अनस्टेबल है, ये यहाँ से CO2 बाहर जाएगा, मतलब इट अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है इसका। क्या हो जाता है? डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। जब डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो 2 टाइम्स जो है आपका CO2 बाहर जाएगा और आंसर बन जाएगा CH3 रेडिकल। देखो ये 2 टाइम्स CO2 बाहर जाएगा। इसको हम बोलते हैं
मिथाइल फ्री रेडिकल, क्या बोलेंगे इसे हम? मिथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इसका नाम क्या है? एसिटाइल पेरोक्साइड। क्या नाम है बच्चे इसका? एसिटाइल पेरोक्साइड नाम है। कोई कंफ्यूजन? अब उसको नीचे लेकर आ जाओ। स्टेप नंबर 2 में हम बोलेंगे, देखो स्टेप नंबर 2 में क्या होने वाला है जरा देख लो। तो हम बोलेंगे स्टेप नंबर 2 में कि अब यहां से हमारा चेन क्या होगा? शुरू होगा। तो हम बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलेंगे? चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन, ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेप या इनिशिएटिंग स्टेप बोलेंगे तो भी चलेगा। चेन इनिशिएशन हो रहा है आपके लिए। चेन कैसे शुरू होगा बोलो? आप बोलेंगे सर मेरे पास तो फ्री रेडिकल है। बिल्कुल सही। इस फ्री रेडिकल में मैंने क्या किया? मैंने ले लिया है इथिन मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे ये है इथिन मॉलिक्यूल, चलेगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जनरली ये जो रेडिकल है वो क्या करेगा? इस कार्बन के पास जाएगा। देखो इस तरह से ये रेडिकल जाएगा इसके पास, फिर यहाँ पे आ गया CH, डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड, फिर आ जाएगा CH2 ले सकते हो आप। क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। यहाँ पे CH2 बन जाएगा, दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे रेडिकल एक आपने क्या किया? ये वाला रेडिकल इसके पास चला गया, ठीक है। देखो चेन आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 में हम बोलेंगे, जिसको हमने नाम दिया चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या बोलेंगे? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो अगला जो पॉइंट आएगा हमारे लिए वो आ गया चेन प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप चलेगा। तो ये हो गया चेन प्रोपोगेशन स्टेप। देख लो चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या बोलना है हमें? बहुत सिंपल सा हमें, जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय चेन, उसमें हमें वापस से क्या करना है? ये चीज मिलाना है। तो मेरे पास समझो ये आ गया, ये देखो ये मेरे पास ऑलरेडी है। अब इसमें हमने क्या किया? इथिलीन मॉलिक्यूल इस बार n टाइम मिला दिया, मतलब बहुत बार। कितनी बार? तो हम बोलेंगे बहुत बार मैंने मिला दिया। जब बहुत बार मिलाऊंगा तो ऑब्वियस है कि ये इसके साथ मिल जाएगा, और ऐसा ही चीज बहुत बार बनते रहेगा आगे जाके। ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो कैसा बन जाएगा? CH3, फिर ये बन जाएगा CH, सॉरी यहाँ पे CH2 आएगा, CH3, CH2, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा CH2, और फिर क्या होगा कि इसका रेडिकल उठ के इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, और जहां पर भी जाएगा उसके एंड में ये रेडिकल रहेगा। और कहीं ना कहीं फिर आप बोलेंगे कि ये जो चीज होने वाली है CH2 वो एन टाइम होने वाला है। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार होने वाला है, चलेगा। अब स्टेप नंबर 4 आपके लिए आने वाला है, जिसका नाम रहेगा चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है, जिसमें आप चेन को रोकने वाले। तो ये प्रॉपर आंसर लिखा रहा हूँ, जैसे छापना चाहता है एग्जाम में। चेन टर्मिनेशन स्टेप, क्या नाम है इसका? चेन टर्मिनेशन स्टेप, चलेगा। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है जरा वो देख लेते हैं। चेन टर्मिनेशन में क्या करना होता है कि हमको इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेडिकल है तो ये बार बार आगे तक बढ़ते चले जाएगा, बट हमें इसको रोकना है। तो कैसे रोकेंगे जरा ध्यान देना बच्चे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, ये ले लिया CH3, फिर यहाँ पे ले लिया CH2, फिर यहाँ पे हमने ले लिया CH2 अगेन, फिर यहाँ पे ले लिया CH2, यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा एन टाइम से, फिर आगे हमने ले लिया CH2। देख लो यहाँ पे रेडिकल है। अब हमारे पास चेन रोकने के 3 मेथड है, ध्यान से सुनना जरा। चेन रोकने के 3 मेथड है मेरे पास। पहला मेथड है कि मैं जो है कि ये जो इथिलीन मॉलिक्यूल जो मैं डाल रहा हूँ एन टाइम से जो डाल रहा था मैं, उसको स्टॉप कर दूं, मतलब उसको मैं रोक दूं। जब उसको रोकूंगा तो अल्टीमेटली चेन का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो पहला है कि स्टॉप द सप्लाई ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल, पहला पॉइंट, ठीक है, बुक में नहीं दिया बट सुन लो ध्यान से। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना नहीं है, सुनना है सिर्फ अच्छे से। सेकंड पॉइंट में आपको बोलना है कि अगर हम कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं लाइक ऑक्सीजन, अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूं, ऑक्सीजन ऐड कर दूं, तो भी मेरा जो है कि चेन रुक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर भी एंड में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना के क्या करेगा, उसको रोक देगा। और तीसरा जो हम अप्लाई करने वाले हैं अपने आंसर में, वो है बाय कपलिंग मेथड, मतलब इसी का एक दूसरा वर्जन लेकर आएंगे और इसको साथ में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपलिंग मेथड यूज किया। कपलिंग का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कैसे कपलिंग हुआ, जरा ध्यान देना यहाँ पे। तो कपलिंग का मतलब इसी चीज को मुझे आगे बढ़ाना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, यहाँ से देखो फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH2, और ये हो गया आपका एन टाइम, और फिर आ गया CH2। समझ में आ गया, ये रेडिकल है। अब कपलिंग का मतलब ये चीज दोबारा रिपीट होने वाली है, ये चीज दोबारा यहाँ से उल्टा करके लिख दो। ये आ गया CH2 दिखाई दे रहा है, फ्री रेडिकल यहीं से मैंने शुरुआत किया। उसके बाद क्या है CH2 एन टाइम, इसके बाद है CH2 एन टाइम, CH2 एन टाइम दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद क्या है CH3, उसके बाद क्या है CH2 है, और फिर यहाँ पे CH3 है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। अब बताओ कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, दैट इज द पॉलीमर। चलो मैं हट जाता हूं, जरा देख लो फटाफट जल्दी से। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोल देना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नीचे तक पूरा दिखाई दे रहा हूं आपको एकदम अच्छे से।
यस, चेक कर लो बच्चे, कोई डाउट है तो बोल दो मुझे। एकदम क्लियर है, वेल प्रिपेयर्ड, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे तरीके से। यस, तो लिख लो जिनको लिखना है, ये प्रॉपर आंसर है। तो ये एडिशन जो है कि आपका पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन हमने एडिशन कंप्लीट किया विथ मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर का वेटेज 3 मार्क है, तो ये 3 मार्क में तो नहीं पूछेंगे। अगर पूछ भी दिया 3 मार्क में तो फिर अदर क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन जल्दी पूछा तो नहीं जाता है। ये तो समझ लो एमसीक्यू में कहीं भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, एडिशन के लिए, तो आप टिक मार्क करेंगे पेरोक्साइड यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली। जहां पे डबल बॉन्ड आया वहां पे पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है। चलेगा, चलिए बात करते हैं इसके जो बचे हुए 2 और है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में। 2 और टाइप के पॉलीमराइजेशन है जिसके अंदर हम बात करने वाले, जिसमें हम बात करने वाले, जैसे कि पहला तो हमने पढ़ लिया एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके बाद आने वाला है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या आप तैयार है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को सीखने के लिए? तो चलिए मैं शुरू करता हूं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो जो नंबर 3 है हमारा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसमें आपने देख लिया एडिशनल पॉलीमराइजेशन देख लिया, जिसमें कि अल्कीन डू नॉट एलिमिनेट एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, एटम ऑफ मोनोमर्स आर यूज्ड, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, इस तरह के एग्जांपल्स आते हैं। इसके अंदर जो सेकंड पार्ट आता है हमारे लिए वो आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इधर देख लें यहाँ पे कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है और उसमें क्या खास पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की जब मैं बात करता हूं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर यूज किए जाते हैं। इसमें 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर होने चाहिए, मतलब कि 2 और मोर देन 2 मोनोमर्स आर यूज्ड। 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 मोनोमर्स आर यूज्ड, ठीक है, मोनोमर्स आर यूज्ड, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपके लिए ये है कि अगर आप कंडेंसेशन पॉलीमर को देख रहे हैं तो उसमें एक चीज ध्यान देना है कि इसमें कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, मतलब एलिमिनेशन बोल दो, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइक वाटर, अमोनिया, HCl, ऐसा कुछ तो बाहर जाएगा। वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसा कुछ तो क्या होगा बच्चे, बाहर जाएगा। इस बात का ध्यान देना। तो ये होने वाला है आपके साथ में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बाहर जा रहा है, इसके अंदर 2 अलग अलग टाइप के मोनोमर यूज किए जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पहले एक स्टेप के थ्रू जा रही है। कैसे जा रहा है? स्टेप जा रहा है, मतलब पहले 2 मोनोमर मिलेंगे, कभी कभी 2 मोनोमर मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, फिर उसका पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब इसको हम देखेंगे कि यार ये एक स्टेप के थ्रू जा रहा है, इसलिए इसका एक और नाम है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे? स्टेप ग्रोथ फिर पॉलीमराइजेशन, चलेगा, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एग्जाम में बोलते हैं कि भाई इसका एग्जांपल बता दो, तो इसका एग्जांपल बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, टेरिलिन बेस्ट एग्जांपल है, या जिसको हम बोल सकते हैं टेरिलिन मत बोलो, इसका प्रॉपर नाम है आपके लिए, हाँ टेरिलिन, या डेक्रॉन बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, टेरिलिन भी चलेगा, और डेक्रॉन उसका दूसरा नाम होता है, वो भी याद रखो आप, ठीक है। टेरिलिन जिसका नाम है डेक्रॉन, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। नो डाउट बैकेलाइट भी है, बट वो सब सिलेबस में इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टेरिलिन बेस्ट एग्जांपल हो गया। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? अब इसके अंदर आने वाला है एक और, जो कि लास्ट रहेगा आपके लिए, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ध्यान से देख लो जरा, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। अब इस पॉलीमराइजेशन का कुछ खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन ये पूरा का पूरा रिपीट होता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन से। मतलब इसमें भी खास बात क्या रहने वाली है कि जो मोनोमर के जितने भी एटम रहेंगे वो सब क्या होंगे, हमारे एंड में यूज होने वाले। मतलब कोई भी एटम इसमें एलिमिनेट नहीं होता है, हर एक एटम जो कि आगे जाके यूज हो जाता है। और रिंग ओपनिंग में आपको बोलना है कि इसमें जो रिंग वाला कंपाउंड रहेगा दैट विल बी अल्टीमेटली आपका साइक्लिक कंपाउंड क्या बन जाएगा, वो एलिफेटिक टर्म बन जाएगा, या फिर बोल सकते हो कि वो असाइक्लिक बन जाएगा। देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो, इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा आंसर तो नहीं लिखने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें एक एग्जाम्पल ही फिक्स बैठता है जिसका नाम है नायलॉन 6। तो ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, नायलॉन 6 क्या होता है, टेरिलिन क्या होता है, सब मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसका टेंशन मत लो। तो रिंग ओपनिंग में क्या बोलना है कि रिंग ओपनिंग जो होता है जनरली वो एडिशनल पॉलीमर के ही जैसा होता है, उसके ही सिमिलर होता है, और इसमें भी मोनोमर के सारे एटम क्या होंगे, पॉलीमर में यूज किए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट आपको बोलना है कि रिंग ओपनिंग में जो एक कंपाउंड रहेगा दैट विल बी द साइक्लिक कंपाउंड, एंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन इट बिकम्स असाइक्लिक या फिर एलिफेटिक जैसा कंपाउंड बना देगा। चलेगा, देख लो यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारा खत्म हो गया। चलेगा, ये नंबर 3 हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो चलो बात करते हैं नंबर 4 की, और ज्यादा मजेदार
कंपाउंड की, जो कि होने वाला है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो चलिए रेडी हो जाइए फटाफट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो नंबर 4 आपका है, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है आपको मैं बता दूं, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होने वाला, चलो यहीं से दिखाता हूं मैं, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है इलास्टोमर। क्या है वो? इलास्टोमर्स है। अब ये इलास्टोमर्स क्या होता है, तो आपको सिंपल बोलना है कि इलास्टोमर वो चीज होती है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप अगर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि उसका जो लेंथ होगा या वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन जैसे वो फोर्स आप रिलीज करेंगे तो अपनी जगह पे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे पॉलीमर के अंदर क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है जो कि उसको टूटने से रोक देते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या पाया जाता है? क्रॉस से लिंकिंग पाई जाती है जिसकी वजह से वो टूटता नहीं है, ठीक है। टेयरिंग इज प्रिवेंटेड। तो इलास्टोमर हो गया। सर इसका एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो एग्जांपल में तो बहुत सारे एग्जांपल है, फिलहाल आप अच्छे से एग्जांपल लिखना। तो आप नियोप्रीन एक अच्छा एग्जांपल है जो कि क्लोरोप्रीन से बनता है। किससे बनता है? क्लोरोप्रीन से बनता है। सारे जो मैं यहाँ पे नाम लिखा रहा हूं उनका मैं रिएक्शन करके दिखाने वाला हूं, आप बिल्कुल टेंशन लेना मत, ठीक है। चलो दूसरा जो आपके लिए आने वाला है, इलास्टोमर के बाद आपके लिए है फाइबर। नेक्स्ट है आपके लिए फाइबर। फाइबर में खास बात क्या होती है कि फाइबर जो होता है ना, अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बात का ध्यान देना है कि ये पॉलीमर की खास बात ये होती है कि ये अगर कंपेयर करेंगे हम इलास्टोमर से तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, मजबूत होने वाला है, मतलब स्ट्रॉन्ग रहेगा, जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अब हमारे लिए ये है कि जो फाइबर है उसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? तो ये कोवेलेंट बॉन्ड वाले लोग रहेंगे, और स्पेशली इसमें आने वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने वाला है। कौन सा बॉन्डिंग आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने वाला है, याद रखना इस बात को। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो एग्जाम्पल आने वाला है इसके अंदर वो आप ले सकते हैं नायलॉन 6 इज द बेस्ट एग्जाम्पल अगेन, क्योंकि नायलॉन 6 में अमाइड लिंकेज होता है जो कि फाइबर के अंदर परफेक्ट आता है। इसके बाद आने वाला है, देखो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? देखो थर्मो मतलब हीट, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, मतलब जो हीट करने पे जनरली मेल्ट हो जाए, इस तरह की प्लास्टिक की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर है उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रेंथ इलास्टोमर और फाइबर के बीच की रहेगी। इसका प्रॉपर्टी या उसका बिहेवियर किसके बीच में रहेगा? इलास्टोमर और फाइबर के बीच की रहेगी। मतलब आपने देखा होगा जो वेजिटेबल्स लाते हैं ना, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट जो थैली होती है, जो प्लास्टिक बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, जिसमें वेजिटेबल आते हैं, कैरी बैग, उसकी अगर बात करें तो उसको अगर आप कभी खींचेंगे तो उसकी लंबाई हल्की से बढ़ती है, लेंथ बढ़ जाती है, मतलब इलास्टोमर की प्रॉपर्टी है। लेकिन वो धागे के जैसा मजबूत होता है। फाइबर मतलब धागा समझने का, थ्रेड, उसके जैसा मजबूत भी होता है। उसमें अगर आप पानी भरेंगे तो काफी लंबे समय तक वो खींच के नीचे एकदम आ जाएगी, लंबाई उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन कभी भी अगर आप देखेंगे तो वो जल्दी टूटती नहीं है। इसका मतलब वो क्या हो गया हमारे लिए? थर्मोप्लास्टिक हो गया। इसमें खास बात क्या है कि जब इसको आप हीट सप्लाई करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब इट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल। इसको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं। तो मतलब ऑन हीटिंग, सबसे पहले ये समझना है कि ऑन हीटिंग मतलब हीटिंग करने के बाद, ऑन हीटिंग करने के बाद क्या होता है? इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। चलेगा? इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, मतलब ये हीट करने पे ये लिक्विड बन जाता है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। रिमोल्ड कर सकते हैं। रिमोल्ड का मतलब उसका शेप में बदल सकता हूँ, ठीक है। और फिलहाल तो नो डाउट अभी तो हम इसको हम रीयूज भी करते हैं, बार बार मेल्ट करके कुछ अलग शेप बना देंगे। अगर आपको याद होगा चाइल्डहुड में आपने बचपन के टाइम पे बहुत सारा प्लास्टिक जमा करके उसको जला के हम आबादुबी के लिए बॉल बना देते, याद है कि नहीं आपको? ये सारे बच्चों को याद होगा जो लोग अपने बचपन के टाइम पे अगर उन्होंने आबादुबी जैसे गेम खेले होंगे, जब आपको कोई बॉल नहीं मिलता तो आप प्लास्टिक जमा करके उसको जला के उसको बाहर के कपड़े से उसको अच्छे से शेप दे देते थे और पानी में डाल देते थे। तो पानी में डालने के बाद तो क्या करता है, उसको कूल कर रहे हो तो कूल करने पे वो हार्ड हो जाता है, जबकि हीट करने पे क्या होता है वो लिक्विड बन जाता है। क्लियर है? उसको आप अपने हिसाब से क्या करते हैं, बॉल जैसा शेप देके यूज करते हो। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है? इसका जो बढ़िया एग्जाम्पल होगा वो डबल बॉन्ड वाले लोग होते हैं। पॉलीथीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। चलेगा?
तो पॉलिथीन एक अच्छा एग्जांपल है। एक और चीज याद रखना, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं मेजरली आपको लीनियर या ब्रांच चेन में मिलेंगे। लीनियर मिलेगा या ब्रांच मिलेगा, मतलब इसमें नेटवर्क वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्रॉस लिंकिंग वाले लोग नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। चौथा जो आने वाला है इसके अंदर देख लो, जिसको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसको हम बोलने वाले हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ध्यान देना, थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात होने वाली है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर में हमें क्या बोलना है कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं ना, सबसे पहले कि जब इसको हम डिजाइन करते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर जब हम डिजाइन करते हैं तो पहली बार उसको हम हीट करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। मतलब जब इसको हम बनाते हैं, वाइल प्रोडक्शन जब रिएक्शन करते हैं उसी टाइम पे इसको हम हीट करेंगे और जो स्ट्रक्चर देना दे दो। एक बार वो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर शेप साइज उसने बना लिया अपना, उसके बाद इसको आपको शेप चेंज करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मतलब हीटिंग करने के बाद भी ये मेल्ट नहीं होने वाला है, और अगर मेल्ट हुआ तो ये इनफ्यूजिबल हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज नहीं कर सकते आप, ये खराब हो चुका है, बिल्कुल यूज करने लायक नहीं है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। और थर्मोसेटिंग की खास बात ये होती है कि ये जो है ज्यादा करके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर वाले लोग इसमें आते हैं। कौन से लोग आते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर वाले लोग ज्यादा आते हैं। कौन से लोग ज्यादा आते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर वाले लोग ज्यादा आते हैं। सर एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल में आप बैकेलाइट ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मेलामाइन ले सकते हैं। ठीक है, ये सब डिलीट है कंटेंट, बट ठीक है, आपको एग्जांपल में लिखना तो कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। ये लोग एग्जांपल में आ सकते हैं, चलेगा। देख लो बच्चे, ये एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसके ऊपर कोई अगर कंटेंट लिखने के लगा तो आप लिख दो, साथ में एग्जांपल दिखा देना। ये जो एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये सबका मैं प्रिपरेशन अच्छे से करा के देने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी है तो बोल दो मुझे, क्लियर है? चेक कर लो पहले तो। ये एक और जो हमारा नंबर 4 क्लासिफिकेशन है, ये नंबर 4 है। ये नंबर 4 हमारा जो है क्लासिफिकेशन वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, चलेगा। तो सबसे पहला क्या मैंने सिखाया था? बेस्ड ऑन सोर्स। दूसरा क्या था हमारा? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बोल सकते हो, लीनियर था या स्ट्रेट चेन था, ब्रांच था, फिर उसके बाद क्रॉस लिंक वाला था। ठीक है, फिर नंबर 3 हमारा आया जो कि बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन था, जिसके अंदर एडिशन आया, फिर कंडेंसेशन आया, फिर रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन आया। अच्छा, रिंग ओपनिंग की बात करेंगे तो ये एडिशन जैसा दिखता है, बराबर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, ये जो इसकी जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल कंडेंसेशन से मैच करते हैं। मतलब होता तो एक ही मोनोमर है, लेकिन स्टेप टू स्टेप जाता है ये, इसलिए इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जैसा भी देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, चलेगा। और उसके बाद नंबर 4 आया आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे, जिसपे 4 पॉलीमराइजेशन आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? बहुत से लोगों ने सर पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, नहीं, 2 और बचे, बहुत इजी आपको दिखाता हूं, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आपको सिखाता हूं मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। चलिए तो नंबर 5 की बात कर लेते हैं। जो नंबर 5 है क्लासिफिकेशन वो है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। मतलब हम मोनोमर कैसा यूज करने वाले हैं उसके बेसिस पे ये आने वाला है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं आपको, इसके अंदर 2 टाइप्स आने वाले जनरली। एक है आपके लिए होमोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर के नाम से पता चलता है कि अगर आपका मोनोमर एक ही टाइप का रहेगा, एक ही टाइप का मोनोमर होने वाला है, मतलब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आप किसी एक कंपाउंड का लेके करने वाले हो, तब उसे हम बोलेंगे होमोपॉलीमर है। जैसे एग्जांपल के लिए हो जाएगा आपके लिए ईथीन। एग्जांपल के लिए ईथीन से पॉलीथीन जो बनता है, तो पॉलीथीन कहां से बनता है? सिर्फ ईथीन से बनता है। ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल हो सकता है। पीवीसी ले सकते हैं, टेफ्लॉन, ऑर्लॉन, ये सब एग्जांपल किसके अंदर आ सकते हैं? होमोपॉलीमर के अंदर आ सकते हैं। लेकिन दूसरा एक होता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर को हम बहुत जगह पे कोपॉलीमर के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बहुत से लोगों को लगता है सर हेट्रोपॉलीमर और कोपॉलीमर अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट मोनोमर, मतलब यहाँ पे मोर देन 1 मोनोमर की बात होने वाली है। तो अगर मोर देन 1 मोनोमर आ गया आपके पास, तो इसका मतलब वो कोपॉलीमर है। को का मतलब एक के साथ में एक और चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक हम लोग बोलते हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या हो गया कि बैंक एक तो सिर्फ खुद से चलेगी, और कोऑपरेटिव का मतलब है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट नजर रखेगी। आना समझ में? तो कोऑपरेटिव बैंक हो गए, तो प्योरली गवर्नमेंट वाले नहीं होते। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो प्योरली गवर्नमेंट वाले नहीं होते। इसका मतलब कि उनका खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर नजर बना के रखेगी कि भाई कहीं कुछ घोटाला तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। इसको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे कोपॉलीमर। इसका मतलब क्या? ऐसा पॉलीमर जहां पे मोनोमर एक से ज्यादा होने चाहिए, चलेगा। तो अगर एक से ज्यादा होगा तो ऐसे हमको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोपॉलीमर बोलेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं आपको, तो कुछ है यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हो। बेस्ट एग्जांपल आपके लिए टेरिलिन ले लो। टेरिलिन बेस्ट एग्जांपल हो गया, क्योंकि टेरिलिन के अंदर जो आंसर बनता है आपको हेट्रोपॉलीमर के थ्रू ही बनता है। इसके अलावा आप ले सकते हो बुना एन ले सकते हो, बुना एस ले सकते हो।
क्योंकि इन सब के अंदर हम दो मोनोमर से डील करते हैं। चलेगा, ये लोग इसके आंसर हो सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो ये हो गया आपका बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। नंबर 6 और लास्ट क्लासिफिकेशन है, और वो है बेस्ड ऑन, देख लो यहाँ पे, बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडिबिलिटी, डिग्रेडिबिलिटी ना, डिग्रेडिबिलिटी चलेगा। बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब कि कितना तेजी से वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे दो लोग आएंगे। पहला कौन आने वाला है? नो डाउट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर चलेगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो डिग्रेडेबिलिटी है तो डिग्रेडेबिलिटी ऐसे लिखो, डिग्रेडेबिलिटी, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब इसमें क्या होगा? इसमें हम बात करेंगे ऐसे पॉलीमर की जो अपने आप से एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि द पॉलीमर विच डिकम्पोज ऑन देयर ओन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कंसीडर्ड एज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और एग्जांपल इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो एग्जांपल हैं जो आपको याद करना है, PHBV और दूसरा है नायलॉन 2 नायलॉन 6। एकदम अच्छे से देख लो, इसका प्रिपरेशन में मैं सिखाऊंगा आपको। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर चलेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है भाई ये? इसमें क्या बोलना है हमें? तो एग्जांपल भी देख लो और साथ में इसका आंसर भी देख लो कि इस तरह के पॉलीमर जो होते हैं ना कहीं वो एनवायरमेंट में वेस्ट के रूप में वैसे का वैसे पड़े रहते हैं। मतलब इनको आप चाहकर भी डिकम्पोज नहीं कर सकते, मतलब ये एनवायरमेंट में खुद से डिकम्पोज नहीं होते। इनको रीयूज करना तो अलग केस है, बट ये ऐसे वेस्ट के फॉर्म में पड़े रहेंगे। तो ऐसे लोगों को या ऐसे पॉलीमर को हम बोलेंगे ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होता है वो आपका डिकम्पोज खुद से नहीं होता, आपको पता है। चलेगा, तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अलग अलग टाइप का मैं हट जाता हूं, पहले देख लो एकदम अच्छे से। यस, एकदम क्लियर है बच्चे। तो यहां पे पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन है, जो बहुत बड़ा पोर्शन है पॉलीमर में, वो मैंने क्या किया बच्चे? खत्म किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। जो बच्चे भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है मैक्सिमम शेयर करते रहो। जो कॉन्टेक्ट है अपने कॉन्टेक्ट में शेयर कर दो, लोगों को बता दो भाई केमिस्ट्री के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल जो है कि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसका बेनिफिट ले लो। और फ्री ऑफ कॉस्ट में है, ना तो सब्सक्राइब का पैसा लगने वाला है, ना तो इसको बोलते हैं ना देखने का कोई पैसा लगने वाला है। तो कोई चार्जेस आपको लगने वाले नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप एकदम बेफिक्र मोड में रहिए। और अलग अलग हमारी सीरीज भी चल रही है जो कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको जो कि नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। चलो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? एक एक पॉलीमर को पकड़ेंगे और उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? प्रॉपर जो है कि प्लास्टिक वाले पार्ट में जितने भी प्लास्टिक हैं, इथीन, पॉलीथीन, HDP, LDP, ठीक है, टेफ्लॉन, ऑर्लॉन, सबका जो है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? पहले वो बनता कैसे है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसमें यूजेस क्या क्या होंगे, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आएगा रबर वाला कंसेप्ट। जब रबर चालू होगा तो समझ लेना कि आपका चैप्टर जो कि एंडिंग मोमेंट पे आ चुका है। चलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं इसके अगले कंसेप्ट को। चलिए तो बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर, स्पेशली प्लास्टिक वाला जो केस है वो मैं यहाँ पे लेने वाला हूं। और जैसे ही प्लास्टिक का पूरा डिटेल खत्म हो जाएगा, वैसे मैं शुरू करूंगा रबर वाला पार्ट। तो रबर को मैं बिल्कुल अलग रख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए कि सर बीच में प्लास्टिक आ रहा है, फिर रबर आ रहा है, फिर प्लास्टिक आ रहा है। इसलिए मैंने पूरा प्लास्टिक साथ में खत्म करूंगा और फिर रबर खत्म करूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सब डिटेल मैंने लिख के रखा है समय बचाने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर की बात करते हैं। देखिए पॉलीथीन जो होता है वो दो तरह का पॉलीथीन पाया जाता है। पहला एक पॉलीथीन होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको हम बोलते हैं LDP। क्या बोलते हैं इसको? हम LDP बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है और इसके यूजेस पढ़ना है। अब आगे जाते जाते आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी सबकी नहीं पढ़नी है, कुछ सिलेक्टेड है जिनकी प्रॉपर्टी आपको दिया गया है और बहुत सारे जिनका सिर्फ यूजेस पढ़ना होगा और उसका रिएक्शन पढ़ना होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या बोलना है कि LDP जो होती है, पहले मैं आपको बता दूं कि LDP का मतलब है जनरली ब्रांचिंग वाले ये लोग रहेंगे। कैसे रहेंगे? ब्रांचिंग वाले लोग रहेंगे, ठीक है। मतलब ये ब्रांच पॉलीमर होता है एक तरह से। तो प्रॉपर्टी में ये बोलना है कि LDP जो लेयर होती है, जो फिल्म्स होती है, वो क्या होती है बच्चे? एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होती है, बट टफ रहेगी, केमिकली इनर्ट, कोई रिएक्शन नहीं करता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, मतलब पानी वानी पड़ेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे और मेल्टिंग पॉइंट का रहेगा 110 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या है? LDP का प्रॉपर्टीज है। चलेगा, इसका यूज कहां पे करते हैं? बहुत सारा यूज है, सिलेक्टेड 2-3 आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया 1 मार्क के लिए तो आपको वो सिलेक्टेड वाला ही लिखना होगा। आप रैंडम नहीं बोल सकते कि इसका यूज हम करते हैं खिलौने बनाने के लिए, भाई होता है तो चलेगा,
नहीं होता तो नहीं चलेगा। प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई विचाई जो करते हैं ना हम लोग, उसकी पाइप बनाने के लिए। डोमेस्टिक वाटर लाइन कनेक्शन, इंसुलेशन टू इलेक्ट्रिक केबल हो गया, सबमरीन केबल इंसुलेशन हो गया, शीट बनाने के लिए, पैकेजिंग एंड हाउस होल्ड लाइक प्रिपरेशन ऑफ स्क्वीज बॉटल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव कंटेनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड आंसर है जिसपे आप ज्यादा फोकस कीजिए, स्पेशली इरिगेशन जो होता है, सिंचाई जो करते हैं हम लोग, उसमें उसकी जो पाइप होती है उसको बनाने के लिए, डोमेस्टिक वाटर लाइन के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक केबल के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इसका ये रिलेशन देखिए भाई, इथिन अगर आपने लिया है उसमें अगर आपने ट्रेसेस ऑफ ऑक्साइड ले लिया है और पेरोक्साइड ले लिया है, डबल बॉन्ड है, पेरोक्साइड आएगा, लेकिन किसमें, ब्रांचिंग वाले में, मतलब लो डेंसिटी वाले में, ठीक है। 350 टू 370 केल्विन है, जिसमें 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने वाला है, तब जाके एलडीपी बनता है। इस बार के सिलेबस में एलडीपी सिर्फ आपको दिखाया नहीं, सिर्फ ऐसे रफली बताया हुआ है, जबकि पुराने सिलेबस में एलडीपी का रिएक्शन प्रॉपर होता था, वो भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बट सिलेबस में नहीं तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। बट इतना याद रखना कि एलडीपी का मतलब है जहां पे ब्रांचेस वाले रहेंगे, ठीक है, ये ब्रांचेस वाले होते हैं। और हाई डेंसिटी पॉलिथीन की बात करेंगे तो ये एचडीपी है, जहां पे हम बोलेंगे कि भाई ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट चेन वाला होता है। कैसा होता है ये, स्ट्रेट चेन वाला होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं कि कौन सा टफ होता है, कौन सा मजबूत होता है, तो हाई डेंसिटी वाला मजबूत रहेगा, लो डेंसिटी वाला थोड़ा सा लूज शीट जैसा होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एचडीपी जो तो क्रिस्टलाइन होता है, मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ 144 टू 150 डिग्री सेल्सियस। तो भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ये 144 से 150, ये रेंज थोड़ा ज्यादा है। इट इज मच स्टीफर देन एलडीपी, थोड़ा मजबूती भी ज्यादा होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, हार्डनेस भी होता है इसके अंदर। इट इज मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल देन एलडीपी। तो अगर कोई केमिकल है जो एलडीपी के ऊपर गिर गया तो शायद वो खराब हो सकता है या फिर वो कोरोजन हो जाएगा उसका, लेकिन एचडीपी के ऊपर गिरेगा तो वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दिखाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस बात का ध्यान देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एचडीपी के ऊपर केमिकल का कंपेयर टू एलडीपी। और यूज कहां पे करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ टॉयज, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक बकेट हो गया, डस्टबिन हो गया, बॉटल्स हो गए, पाइप्स हो गए, लेबोरेटरी वेयर्स हो गए, ये सब बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें वापस से मीथिल लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर आपका 333 टू 343 केल्विन। यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना था, नियर अबाउट 350 था, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत ज्यादा कम है। साथ में एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट लेते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन 101% है, बनेगा ही बनेगा कि एचडीपी में जो कैटलिस्ट उसका नाम बताओ, तो आप लिखेंगे जिगलर नेट्टा। कभी कभी बनता है कि जिगलर नेट्टा जो है या फिर एचडीपी में जो कैटलिस्ट है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसका जिगलर नेट्टा का जो फॉर्मूला वो लिखेंगे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, क्या बोलेंगे बच्चे, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख के दिखा दिया, चलेगा। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला सी कैपिटल कर दो, क्लोरीन का फॉर्मूला है ना। कोई डाउट है किसी को, चेक कर लो, मैं हट जाता हूं, हर एक चीज एकदम वेल पेपर्ड बता के दे रहा हूं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए, एकदम अच्छे से चलने वाले, चलेगा। तो अब बढ़ते हैं कि अगला कौन सा आने वाला है, जैसे कि टेफ्लॉन है, ऑरलॉन है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 6,6 है, ठीक है, टेरलिन है, ये सब जो है कि आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए रेडी हो जाइए फटाफट अगले कंसेप्ट के लिए। अब बात होने वाली है नंबर सेकंड टेफ्लॉन की। इसके पहले मैंने नंबर फर्स्ट कंप्लीट कराया जिसमें था पॉलीथीन। पॉलीथीन के अंदर दो आते हैं, आपको पता है, एक आता है एलडीपी, एक आता है एचडीपी। अब बात होने वाली टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, क्या बोलेंगे इसको, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये जो है आपका टेफ्लॉन है। अब टेफ्लॉन की प्रॉपर्टी क्या है, तो टेफ्लॉन जो होता है बच्चे वो टफ होता है, केमिकली इनर्ट है, मतलब जल्दी ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्या बोल सकते हो, कोई केमिकल आएगा तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रेजिस्टेंस टू हीट एंड अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेफ्लॉन के अंदर ना ये फ्लोरोइथिलीन है, मतलब इसके अंदर CF का बॉन्ड पाया जाता है, और CF का बॉन्ड आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर कोई अल्कली या कोई एसिड आएगा तो ये रिएक्शन नहीं करता या फिर वो बॉन्ड टूटता नहीं है। इसका यूज कहां पे करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग मेकिंग ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर, मतलब कि नॉन स्टिक जो कुकवेयर होते हैं, जो खाना बनाते हैं हम लोग, उसके ऊपर जो बर्तन होते हैं वो बनाने के लिए, लेयर लगाने के लिए, ठीक है। ऑयल सील्स बोल सकते हो, गैस्केट्स बोल सकते हो, मतलब अगर कोई केमिकल रखेगा तो उसके मुंह पे जो हम कैप बिठाते हैं उसको बंद करने के लिए हम जो है कि इस केमिकल का यूज करते हैं, चलेगा। अब इसका रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेफ्लॉन जो होता है वो कैसे बनाया जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 लेना है आपको। इसका नाम क्या हुआ, तो इसको हम बोलेंगे टेट्राफ्लोरोइथिलीन। कभी कभी आता है कि इसका मोनोमर बताओ, तो आपको नाम ही नहीं पता चलता कि इसका नाम क्या है, तो इसको हम बोलेंगे टेट्राफ्लोरोइथिलीन नाम है, इसको N टाइम ले लिया और इसका हमने क्या किया, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कर दिया। डबल बॉन्ड है तो बाय डिफॉल्ट पेरोक्साइड तो आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पेरोक्साइड, चलेगा, कोई कंफ्यूजन, आंसर क्या बन जाएगा बोलो यहाँ पे, तो ये आपका CF2 जो है जब इसके साथ अटैच होगा बहुत बार
आगे और पीछे भी बॉन्ड बनेंगे, जिसकी वजह से आपका डबल बॉन्ड क्या बन जाता है, सिंगल बन जाता है। आगे एन लगा तो इसे ही हम बोलते हैं टेफ्लॉन। क्या ये बात समझ में आ गई एकदम अच्छी तरीके से? चेक कर लो, एक एक चीज लिखा के दे रहा हूं, एकदम अच्छे से बता के दे रहा हूं। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल का एक और नाम होता है पॉलीविनाइल साइनाइड, या फिर ऑर्लॉन के नाम से भी जानते हैं। तो टेफ्लॉन, ऑर्लॉन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यूजेस आपको दिया गया। इसका यूज क्या है, तो जो ठंडी के टाइम में जो ऊनी कपड़े होते हैं, अब सबके सब तो हम शिप से नहीं निकालते हैं, बहुत सारे ऊनी कपड़े केमिकली बनाए जाते हैं, तो उसमें से एक ये केमिकल होता है जो ऊन को बनाने के लिए, ऊल को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल रिसेंबल्स वूल एंड इज यूज्ड एज वूल सब्स्टिट्यूट एंड फॉर मेकिंग ऑर्लॉन और एक्रिलेंट। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग कि वूल की जगह पे इसको हम यूज करते हैं ठंडी कपड़े और ठंडे प्रदेशों में, या बोल सकते हो कि ठंडी के टाइम में जो हम गर्म वस्त्र पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, उसको हम यहाँ पे इसी केमिकल से बनाते हैं। तो इसका रिएक्शन कैसे होगा देख लो, बड़ा प्यारा सा कंपोनेंट है। इसका भी मोनोमर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर लगा दो CN, इसको हम बोलते हैं विनाइल साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइल साइनाइड बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्रिलो नाइट्रिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका एक और नाम, एक्रिलोनाइट्रिल। इसको एन टाइम ले लिया, पैटर्न सेम करना है। इसका हमने कर दिया पॉलीमराइजेशन, चलेगा। इसका हमने क्या कर दिया बच्चे, पॉलीमराइजेशन किसके प्रेजेंस में कर दिया, नो डाउट पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तब ये क्या बन जाएगा, बोलो यहाँ पे ये बन जाएगा CH2 डबल बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल, ये आ जाएगा इस तरह से। कोई कंफ्यूजन है किसी को, जरा चेक कर लो। इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आप ऑर्लॉन बोल सकते हो, या फिर पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल भी आ सकता है। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो मुझे, कोई डाउट है तो। अब जो है कि आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताना, आपको सिर्फ रिएक्शन आएगा, यूजेस आएंगे, रिएक्शन आएंगे, यूजेस आएंगे। चेक कर लो, जल्दी चेक करो बच्चे, कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है सब कुछ एकदम। ये प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर में आपका टेफ्लॉन और ऑर्लॉन, या बोल सकते हो पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, जिसको हम PAN भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, PAN। बहुत से लोग बोलते हैं सर ये पॉलीविनाइल साइनाइड तो नहीं है। नहीं बच्चे, पॉलीविनाइल साइनाइड तो है, लेकिन PVC नहीं है। PVC में क्लोराइड आता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। कोई कंफ्यूजन में करा दो, PVC आपकी बुक में दिया नहीं है, पर यहाँ पे करा देता हूँ। PVC कैसा दिखेगा देख लो, चौथा नंबर पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड कुछ ऐसे कंटेंट है जो बुक में दिया नहीं, बट पता होना चाहिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड को क्या बोलेंगे, PVC बोलते हैं। कैसा होता है ये रिएक्शन, तो बहुत सिंपल है, यही सेम रिएक्शन रिपीट होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ गया Cl। क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करने वाले। क्या करने वाले, इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। चलेगा, किसके प्रेजेंस में करेंगे, ऑब्वियस है पेरोक्साइड आने वाला है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मैंने एन टाइम ले लिया, ये रिपीट होके क्या देगा आपको, ये विनाइल क्लोराइड है। इस समय क्या है ये इस समय विनाइल क्लोराइड है। जब ये रिएक्शन होगा तो बिल्कुल यही सेम रिपीट होने वाला है। जहाँ पे CN है वहां पे Cl आ जाएगा, जब इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये बन गया आपके लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। कोई डाउट, इसको हम बोलते हैं PVC। एक एक चीज समझ में आ गई एकदम बढ़िया तरीके से। चेक कर लो, ये नंबर 4 रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब आने वाला है नंबर 5, जिसको हम बोलेंगे नायलॉन 6। तो गेट रेडी फॉर नायलॉन 6। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है नायलॉन 6, नायलॉन 6,6। नायलॉन 6 को नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं, नायलॉन 6,6 को नायलॉन 6,6 क्यों बोलते हैं, ये नंबर का क्या मीनिंग है, ये सब आप सीखने वाले हैं इस कंटेंट में। तो रेडी हो जाइए फटाफट नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6 को सीखने के लिए। चलिए तो बात करते हैं नंबर 5 वाले पॉलीमर की। नंबर 5 क्या है, देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर में नंबर 5 आपके लिए नायलॉन 6। नायलॉन 6 का मैंने यूजेस आपके लिए लिखा हुआ है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ टायर कॉर्ड होता है, फैब्रिक एंड रोप्स बनाने के लिए इसका काम किया जाता है। ठीक है, जो टायर के जो कॉर्ड्स होते हैं, जो धागे उसको यूज करते हैं टायर को कहीं ना कहीं मजबूती देने के लिए, तो उस थ्रेड के रूप में या उस कंटेंट के रूप में हम क्या करते हैं, नायलॉन 6 का यूज करते हैं। अब आने वाला है कि इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, जब ध्यान दे बच्चे यहाँ पे। तो नायलॉन 6 अगर आपको बनाना है तो भाई एक चीज का ध्यान देना है कि आपको पता होना चाहिए कैप्रोलैक्टम के बारे में। देखो यहाँ पे ये NH है, ये C डबल बॉन्ड O है, अमाइड लिंकेज पाया जाता है, नो डाउट। और ये CH2 से अटैच है, यहाँ पर ये भी CH2 से अटैच है, देख लो इस तरह से। ये भी CH2 से अटैच है, यहाँ पर ये भी CH2 से अटैच है, और ये दोनों CH2 जो है कि CH2 से अटैच है। मतलब टोटल 5 CH2 और 1 C डबल बॉन्ड, मतलब टोटल 6 कार्बन इस मोनोमर के अंदर पाया जाता है। अब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। इसके C डबल बॉन्डों के जस्ट बाजू को हम अल्फा बोलते हैं, उसके बाजू को हम बीटा बोलते हैं, उसके बाजू को हम गामा बोलते हैं, उसके बाजू को हम डेल्टा बोलते हैं, और उसके बाजू को हम एप्सिलॉन बोलते हैं। तो इसको कहीं पे हम क्या बोलेंगे बच्चे, कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या है, एप्सिलॉन बोलते हैं। इसको बोलेंगे एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। और जब इसे हम
533 से लेके 543 केल्विन तक हम क्या करते हैं बच्चे, जब इसे हम पानी के प्रेजेंस में हीट करते हैं तब जो है कि इसका पॉलीमराइजेशन होता है। और होता कुछ नहीं है, ये रिंग ओपनिंग का भी अच्छा एग्जांपल हो सकता है। याद करो, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में मैंने यही दिखाया था आपको। तब बच्चे ये जो बॉन्ड है ना, बस आपका ये बॉन्ड टूट जाता है, बस इतना ही काम है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बोलो क्या बन जाएगा, एक साइड में आ गया आपको NH, इस तरह से देख लो जरा, एक साइड में क्या बन जाएगा बच्चे, जरा चेक करो, NH बन जाएगा, देखो इस तरह से NH बन गया, और ये बॉन्ड आपका कंटिन्यू रहेगा। चलेगा, इसको आप ऐसा n टाइम लेने वाले हो, तो ये आपका NH बन गया। अब NH के बाद क्या है, जरा चेक करो, CH2 ऐसा आपको कितनी बार अटैच है, तो आप बोलेंगे 5 बार अटैच है, आप इसको 5 बार दिखा दो। और उसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O अटैच है, ये इस तरह से बन गया। बोलो समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 नाम क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर मोनोमर में 6 कार्बन है, इसलिए नाम आया है नायलॉन 6। इसका यूजेस मैंने ऊपर बता दिया। अब हम बात करेंगे नायलॉन 6,6। तो एक बात और समझ में आ गई कि नायलॉन 6,6 में क्या होगा, 2 मोनोमर लेने वाले हैं, दोनों में 6 कार्बन होंगे। आ गया समझ में। देखो नायलॉन 6,6 का यूज कहां पे करते हैं, इसका यूज करते हैं शीट बनाने के लिए, ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस, ब्रशेस की जो कुची होती है ना, जो हम ब्रश करते हैं उसकी कुची बनाने के लिए, सर्जिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो हम पहनते हैं दस्ताने वस्ताने जो होते हैं टेक्सटाइल फैब्रिक्स में इसका यूज करते हैं। नायलॉन 6,6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्या है इसका रिएक्शन, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले लेने वाले हैं हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, यार देख लो यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास डायअमाइन, ये हो गया हेक्सामिथिलीन, 6 बार ले लेता हूं मैं इसको, और यहाँ पे ले लिया मैंने वापस से NH2, इसको हम बोलेंगे हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। क्या बोलेंगे, हेक्सा, ये मिथिलीन है और ये डायअमाइन है। चलेगा, एक मोनोमर हो गया। दूसरा मोनोमर है एडिपिक एसिड। क्या है, एडिपिक एसिड। देख लो इस तरह से लिखते हैं एडिपिक एसिड को, आपको पता ही होगा एडिपिक एसिड कैसे लिखते हैं, COOH लिखते हैं। चलेगा, इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। पहले तो इसे हम जनरली हीट करेंगे, पहले तो इतना कुछ नहीं है, ठीक है, पहले हम जनरली हीट करेंगे, ये N टाइम्स हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलेंगे नायलॉन सॉल्ट। क्या बोलेंगे, नायलॉन सॉल्ट। अब देखो कौन सी चीज कहां जाएगी, तो वो सिंपल सा फंड आपको यूज करना है। इसका जो H होगा ना, वो जाएगा इसके पास, क्योंकि इसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये H को क्या करेगा, खींच लेगा, एसिड को खींच लेता है। याद करो, ये जाएगा इसके पास। कुछ याद आ रहा है सर, ऐसा आपने कहा बताया था, तो बच्चे आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक चैप्टर में मैंने आपको बोला था, ठीक है, या बायोमोलिक्यूल में बोला था, एक कंसेप्ट था जिसको हम बोलते थे अल्डेहाइड में, मैंने बोला था आपको ज्यूटर आयन के बारे में, कि ये जो H होता है वो जाता है इसके पास। हालांकि 2 अलग अलग कंपाउंड है, बट अगर एक ही में रहेंगे तो इस तरह से बनता था, ठीक है। तो ये एसिड का H और NH2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाने के बाद ये देखो नया कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पे नया कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, ये NH3 बन जाएगा जो कि प्लस चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2 जो कि 6 टाइम रहेगा, देखो 6 टाइम, फिर यहाँ पे बन जाएगा NH3, नो डाउट प्लस बन जाएगा। अब देखो NH3 CH2 6 टाइम NH3, अब ये किससे बॉन्ड बनाएगा, ये S पे जा चुका है, तो ये डायरेक्टली O से बॉन्ड बनाएगा, OC, जिसके O के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान देना, ये माइनस चार्ज है। फिर उसके बाद कौन आएगा, इसके बाद CH2 आएगा, 4 टाइम आएगा, कितने टाइम आएगा, 4 टाइम, फिर ये भी COO माइनस आ गया। कोई डाउट है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नायलॉन सॉल्ट। क्या बोलेंगे, नायलॉन सॉल्ट, ये भी N टाइम हमने ले लिया। अब मैं इसका करने वाला हूं पॉलीमराइजेशन, तो अब इसे हम क्या करता हूं, लगभग 553 केल्विन पे, ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा, मतलब पॉलीमराइजेशन करूंगा, तो इसमें से क्या होगा, H2O बाहर चला जाता है। 5 टेम्परेचर पे मैंने क्या किया, इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया। चलेगा, ये बात समझ में आ गई। तो इसका जो आंसर होगा मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ से H2 और यहाँ से एक O पानी बाहर, यहाँ से H2 और यहाँ से एक O पानी बाहर। देखो कहां जा रहा है, यहाँ से H2 यहाँ से एक O पानी बाहर, यहाँ से H2 यहाँ से O पानी बाहर, यही मैंने किया माइनस NH2। चलेगा, अब बताओ राइट आंसर क्या बन गया, यहीं पे जो बनेगा राइट आंसर बन गया। बोलो क्या बन जाएगा, जब 3H में से 2H निकलेगा तो सिर्फ एक H बचेगा, तो मतलब NH बचेगा, तो NH बना दो। आगे क्या बचेगा, CH2 बचेगा, ये CH2 कितनी बार है जरा चेक कर लो अच्छे से, आप बोलेंगे 6 टाइम है। फिर क्या बचेगा, फिर NH बचेगा। अब ये वाला O जा चुका है बाहर, तो यहाँ पे CO बचा, तो मैं इसको C डबल बॉन्ड O कर देता हूँ। इसको मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड O कर दिया। क्लियर है, C डबल बॉन्ड। फिर आगे क्या करेंगे, CH2 करेंगे, कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो ये CH2 मैंने क्या किया, 4 बार कर लिया। उसके बाद क्या आएगा, फिर C डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया आपका बड़ा ही प्यारा सा नायलॉन 6,6। बोलो समझ में आया सबको, बोलो समझ में आया, नायलॉन 6,6। इसका 6,6 नाम क्यों पड़ा, पहले मोनोमर में भी 6 कार्बन है, दूसरे मोनोमर में भी 6 कार्बन है। पहले का नाम है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, दूसरे का नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। क्या ये बात समझ में आ गई, और इसका यूजर मैंने ऊपर लिखा हुआ, एकदम क्लियर चल रहा है सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से। चलो नंबर 7 की बात करते हैं, टेरिलीन, जिसका एक और नाम है डेक्रॉन।
ठीक है। देखो टेरिलिन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कहीं ना कहीं कंपेयर टू अदर्स जो होता है वो ज्यादा होता है, और इट हैज अ रेजिस्टेंस टू केमिकल्स एंड वाटर। तो इस पे केमिकल और वाटर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। इसका यूज कहाँ करते हैं, व्रिंकल्स फ्री फैब्रिक फॉर ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल, मतलब कि जो कंबल वम्बल बनते हैं ना उन सबको बनाने में इसका यूज करते हैं। साथ में हेलमेट का जो ग्लास होता है वो भी बनाने में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब ये बनाते कैसे एक्चुअल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेरिलिन अगर आपको बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा पहले इथिलीन ग्लाइकॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इथिलीन ग्लाइकॉल लेना पड़ेगा। तो भाई मैंने ले लिया इथिलीन ग्लाइकॉल, तो ये हो गया CH2OH चलेगा। इसको मैंने n टाइम ले लिया और इसमें मैं मिलाने वाला हूँ टेरेफेथलिक एसिड। तो टेरेफेथलिक एसिड क्या होता है, बहुत सिंपल सा काम है। देख लो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बनाना है, आपको समझना है। यहाँ पे बेंजीन रिंग लेना, आप बेंजीन को उल्टा करके भी बना सकते, थोड़ा सा फ्लैट करके ये भी बना सकते हैं। इस तरह से कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा अच्छा रहता है उल्टा। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, देख लो इस तरह से ये बेंजीन रिंग है। फिर यहाँ पे COOH ले लिया। कोई डाउट है, इसका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका, इथिलीन ग्लाइकॉल नाम है। इसका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे टेरेफेथलिक एसिड। क्या नाम है, टेरेफेथलिक एसिड। कोई डाउट है, देखो अभी ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नो डाउट NH2 को बाहर जाएगा, ठीक है, पर ये किसके प्रेजेंस में, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो जिंक एसीटेट, ध्यान देना जरा, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। कभी कभी इसका ये कैटलिस्ट पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये कौन सा कैटलिस्ट है, हमको कहीं पढ़ा ही नहीं हमने। फिर इसलिए कैटलिस्ट में ये होता है। होता क्या है, H2O बाहर जा रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो बहुत सिंपल सा काम है। इसका ये देखो यहाँ पे, इसका OH और इसका H, देखो यहाँ पे इसका OH और इसका H बाहर, फिर इसका OH और इसका H बाहर, सिंपल एकदम। तो इतने तो आप यहाँ से ले लो, यहाँ से H ले लो, यहाँ से OH ले लो, सिंपल। यहाँ से H, यहाँ से OH, तो बोलो क्या बन जाएगा आंसर में। अगर मैंने यहाँ से H ले लिया तो यहाँ से H ले लिया और यहाँ से OH ले लिया, पानी बाहर, फिर यहाँ से H लिया और यहाँ से OH ले लिया, पानी बाहर। तो जब पानी बाहर गया तो मैंने दिखा दिया पानी बाहर चला गया। अब बचा क्या, आप बोलेंगे O बचा, यहाँ पे बॉन्ड दिखा दो एक्स्ट्रा। अब क्या बचा, CH2 बचा, तो CH2 दिखा दो। फिर क्या बचा, फिर CH2 बचा, फिर क्या बचा, फिर एक O बचा। अब O से कौन अटैच है, तो आप बोलेंगे सर ये बाहर चला गया, तो C डबल बॉन्ड O अटैच है, तो C डबल बॉन्ड O ऊपर ले लो। फिर कौन अटैच होगा, तो आप बोलेंगे बेंजीन रिंग अटैच होगा। कौन अटैच होगा, बेंजीन रिंग अटैच होगा। चलेगा, चेक कर ले बच्चे एकदम अच्छे से। फिर क्या होगा, फिर C डबल बॉन्ड O होगा और इस तरह से ये एन टाइम हो जाएगा। इसको भी आपने एन लिया, इसको भी आपने एन लिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेरिलीन। क्या नाम हो जाएगा, टेरिलीन, जिसको हम बोलते हैं डेक्रॉन। चेक कर बच्चे जरा फटाफट एकदम दिमाग चला लो जल्दी से, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक एक चीज एकदम बढ़िया से समझ में आनी चाहिए। कोई डाउट है तो बोल दो मुझे कहीं पर भी। तो इस तरह से हमारा नायलॉन 6,6 टेरिलीन, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, सब व्हाइट बोर्ड पे मैं हट जाता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से कोई भी प्रिपरेशन ग्रुप में आ सकता है, और मैं वेल प्रिपेयर करा रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन न हो, किसी को कोई ये दिक्कत ना होगी कौन सी चीज कैसे बन रही है। थियरी तो नो डाउट आप पढ़ लेंगे टेक्स्ट बुक से, बट उसका जब रिएक्शन देखते तो आपको समझता नहीं है कौन सी चीज कहां जा रही है, कौन सी चीज बाहर जा रही है, क्या लिखना है अपने को, समझ ही नहीं रहा है कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बोलो समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है बच्चे, चलेगा। ये 553 का हाई प्रेशर भी ले सकते हो, ठीक है, हाई प्रेशर भी इसमें अप्लाई करते हैं, पानी बाहर निकलते हैं, ठीक है। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, कोई कंफ्यूजन। चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़े अगले कंसेप्ट की तरफ। अब अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ, क्योंकि इसके आगे का बैकेलाइट मेलामाइन ये सब डिलीट है, तो ये सब नहीं आने वाला है। तो अब आने वाला है कि सर इसके बाद का कंसेप्ट क्या है। तो इसके बाद एक छोटा सा PET है, PET का आपको थोड़ा सा यूजेस बताऊंगा, और उसके बाद फिर यहां से आप शुरू होने वाला रबर वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रबर का कंसेप्ट विद PET, चलेगा। तो रेडी हो जाइए फटाफट एकदम। चलिए तो बात कर लेते हैं पहले पेट, PET पेट। पेट क्या एक्चुअल में, पॉलीइथिलीन टेरेफेथलेट, ठीक है। इसका रिएक्शन नहीं है, सिर्फ यूजेस आपको पता होना चाहिए कि यूज्ड इन मेकिंग मेनी आर्टिकल्स लाइक बॉटल्स हो गया, जैम्स हो गए, पैकेजिंग कंटेनर्स हो गए। अगर आप लास्ट चैप्टर देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री, तो उसके अंदर भी पेट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है कि ड्रिंकिंग बॉटल हो गया, ठीक है, कंटेनर हो गए, टॉयज हो गए, इस तरह से चीजें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली इसका यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखना, पॉलीइथिलीन टेरेफेथलेट या फिर PET पेट। ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो डिलीट नहीं है, तो आ सकता है एग्जाम में। अब हम बात होने वाली है हमारे लिए भाई, अगला कंटेंट है रबर। रबर अब यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान देना इस बात का। तो रबर में सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो रबर है, अगर मैंने नेचुरल रबर ले लिया है, क्या ले लिया है बच्चे मैंने, अगर नेचुरल रबर ले लिया है, क्या ले लिया है मैंने, नेचुरल रबर अगर मैंने ले लिया है, तो नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होगा, नेचुरल रबर का मोनोमर का नाम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको बोलना है कि अगर हमने नेचुरल रबर ले लिया तो उसका मोनोमर होगा आइसोप्रीन। क्या नाम होगा इसका, आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन क्या है, चलो इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं मैं आपको। 1 2 3 4
पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड और 2 नंबर पे मिथाइल एज अ ब्रांच आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी CH2, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। क्लियर है? इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे 1 2 नंबर पे मिथाइल है तो मतलब 2 मिथाइल और 4 कार्बन को बोलेंगे 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा भी आप नाम ले सकते हैं कि भाई 2 मिथाइल आ गया, फिर उसके बाद आप बोलेंगे ब्यूटा 1,3 डाइन। दोनों राइट है, दोनों राइट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आइसोप्रीन ये कॉमन नेम जैसा हो गया। अब ये दिखता है ऐसा, आपको पता चल गया। तो अब आपको ये बता दो कि नेचुरल रबर क्या मैं पॉली आइसोप्रीन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं? पॉली आइसोप्रीन बोल सकता हूँ। चलेगा? चलेगा। अब जो नेचुरल रबर होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है सिस पॉली आइसोप्रीन और दूसरा होता है ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। तो हम कौन सा यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं सिस पॉली आइसोप्रीन। सिस पॉली आइसोप्रीन, इस बात का ध्यान देना। सर इसमें खास क्या होता है? तो हम बोलेंगे इसमें जो होता है आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलती है। कैसी प्रॉपर्टी मिलती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलती है, जबकि जो ट्रांस वाला होता है उसमें इन इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलेगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं मिलती, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। सिलेबस में उसके बारे में बात भी नहीं हुई है, लेकिन ये सिस पॉली आइसोप्रीन के बारे में बात हुई है कि भाई नेचुरल रबर हमारा यही वाला होता है। आप क्वेश्चन की वो दिखता कैसा, उसका रिएक्शन कैसा होता है, ये दिख रहा है आपको सामने, ये देख लो यहाँ पे, ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड C, फिर ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको मैंने एन टाइम ले लिया। अब इसका हम क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करने वाले हैं। क्या करेंगे? इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो जैसे मैं इसका पॉलीमराइजेशन करूंगा, ऑब्वियसली ये चीज बार बार रिपीट होगी। तो देखो रिपीट कैसे होगी वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखो ये CH2 है, जब ये रिपीट होगा तो ये CH2 किसी और से पीछे बॉन्ड बनाएगा, तो ऑब्वियसली डबल क्या बन जाएगा? सिंगल बन जाएगा। ये डबल क्या बन जाएगा? सिंगल बन जाएगा। और ये C के नीचे क्या है? CH3, वैसे का वैसे। अब ये सिंगल क्या बन जाएगा? देखो ये सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल बन जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड क्या बन गया? डबल बन गया। फिर आ गया CH, फिर आगे सिंगल बॉन्ड है, फिर आगे CH2 ले लिया। चलेगा? इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये तो पॉली आइसोप्रीन बन चुका है। क्या बन चुका है? पॉली आइसोप्रीन बन चुका है। कोई डाउट है? क्या बन चुका है? बहुत अच्छे से पॉली आइसोप्रीन बन चुका है। पॉली आइसोप्रीन जिसको हम बोलेंगे कहीं ना कहीं ये नेचुरल रबर हो चुका है। ये क्या बन चुका है? नेचुरल रबर है ये। बोलो समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? कितना अच्छा रिएक्शन जरा देख लो। तो इस तरह से रबर की शुरुआत हो चुकी है। अब हम बात करेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर किसको बोलते हैं? जिसमें आप सल्फर ऐड करके रबर के स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाते हो। तो यहाँ पे अगला टॉपिक आने वाला है आपके लिए वल्कनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे वल्कनाइजेशन का प्रोसेस चालू कर रहा हूँ। ध्यान दें यहाँ पे वल्कनाइजेशन, ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। वल्कनाइजेशन में करते क्या एक्चुअल में? तो वल्कनाइजेशन में हम जो रबर हमें मिलता है वो मिलता है एक तरह से कर्ड के जैसा, दही जैसा होता है। आप समझ लो दही जैसा रबर, उसको हम टायर कैसे बनाए, है कि नहीं? कितनी बड़ी दुविधा है हमारे लिए, कितनी बड़ी टेंशन की बात है। तो हमने क्या किया? उसके अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस किया और सल्फर मिला दिया। सल्फर मिलाने से क्या होता है कि उसके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज आ जाता है और जिसकी वजह से वो रबर क्या होता है बच्चे? मजबूत बन जाता है। इसी प्रोसेस को नाम दिया गया वल्कनाइजेशन। कि अगर आप इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है अगर आप वो इंट्रोड्यूस कर देते हो रबर के अंदर, तो हम बोलेंगे यार इसका आपने क्या किया? वल्कनाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया आपने? वल्कनाइजेशन कर दिया। तो ये हो गया आपके लिए वल्कनाइजेशन। किसने स्टार्ट किया था? तो गुड चार्ल्स ईयर नाम के केमिस्ट ने। क्या नाम है इसका? गुड चार्ल्स ईयर। ठीक है, बहुत सारे लोग को पता होगा गुड चार्ल्स ईयर। जो गुड चार्ल्स ईयर जो होते हैं, इनके नाम पे टायर भी है। अगर आपको याद होगा तो जाके देखना, गूगल पे जरा सर्च करना तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो गुड ईयर नाम का टायर भी है। आ रहा समझ में? तो ये उसके बेसिस पे ही है। चलेगा? तो ये जो वल्कनाइजेशन जो करते हैं हम लोग वो इसी के बेसिस पे करते हैं। वल्कनाइजेशन का मतलब हो गया सल्फर मिला के आप जो रबर है उसको मजबूत बना रहे हो। चलेगा? और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? कंटेनर के अंदर जो रबर होता है सल्फर साथ में हम 2-3 घंटे तक हीट करते हैं 140-150 डिग्री सेल्सियस तक। तब धीरे धीरे क्या सल्फाइड लिंकेज जनरेट होता है और उस लिंकेज के दौरान क्या होता है कि ये मजबूत बन जाता है। तो जिससे उसका टूटना रुक जाता है। वो जो मोल्टेन फॉर्म में रहता है या जो पिघला हुआ रहता है या फिर जो दही के जैसा दिखता है उसकी मजबूती बन जाती है, वो एकदम मजबूत हो जाता है और एकदम हार्ड बन जाता है। ठीक है, सल्फर का अमाउंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन पुराने टेक्स्ट बुक में था अगर आप 1 से 3% तक सल्फर लेते हो तो ये नियर अबाउट आपको टायर बनाने के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, रबर बैंड जो होता है रबर बैंड वैसा, और 3 से 10 के लिए टायर बनाने के लिए। वापस से बोल रहा हूँ 1 से 3 में रबर बैंड बन जाएगा और 3 से 10% अगर आपने सल्फर यूज किया तो वो टायर बनाने के काम में आ सकता है। मतलब उसके ऊपर अगर आपने सल्फर लिया तो वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा पत्थर जैसा हार्ड हो जाएगा। तो उतना अगर आपको सल्फर अगर आपको मिला दिया सल्फर तो वैसा रबर बन जाएगा, बहुत हार्ड रबर बन जाएगा। कहीं कहीं यूज होता है ऐसी चीजों का, बट ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते नहीं है। चेक करो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब मैं क्या बात करने वाला हूँ, तो अब रबर के भी रिएक्शन आने वाले हैं। अब रबर के भी रिएक्शन आएंगे, जैसे कि बुनाइस हो गया, बुनाइन हो गया, नियोप्रीन हो गया, ये सारी चीजें आने वाली है। और फिर लास्ट कंसेप्ट बचेगा हमारा इसके अंदर
बायोडिग्रेडेबिलिटी बचेगा कि बायोडिग्रेडेबल टाइप के दो पॉलीमर होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, PHBV और नायलॉन टू नायलॉन 6। इसी बीच में वल्कनाइजेशन का एक छोटा सा प्रोसेस भी दिया हुआ है कि किस तरह से आप वल्कनाइजेशन करते हो रबर का विद द हेल्प ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की मदद से भी कर सकते हो, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, पहले वल्कनाइजेशन को आपको और ज्यादा डिटेल में सिखा देता हूँ और उसके बाद बात करता हूँ इसके और प्रिपरेशन की। चलेगा? तो गेट रेडी फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, बोल सकते हो एक तरह से वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो होता है विद द हेल्प ऑफ MgO। रेडी है? चलो चलिए तो पहले बात कर लेते हैं कि रबर के कौन कौन से पॉलीमर में आते हैं, रबर ऐसे कौन से रबर है जो हम सीखने वाले हैं रिएक्शन के टर्म में, और फिर हम बात करते हैं कि उसमें से एक रबर होता है जो नियोप्रीन होता है, उसका हम वल्कनाइजेशन सीखने वाले हैं। तो बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट बचा रह गया है। चलो देख लो, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रिपरेशन ऑफ रबर। तो ये अगला टाइटल मैं आपके लिए लिख रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ रबर। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, देख लो यहां पे नाम है आपके लिए बूना एस। बूना एस का मतलब क्या है? स्ट्रीन ब्यूटाडाइन रबर, इसको SBR के नाम से भी जानते हैं। इसका स्पेसिफिक यूज है कि टायर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सिंपल एक ही यूज है इसका, इसको हम टायर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूं। चलो बूना एस में ब्यूटाडाइन हमको लेना है 1 2 3 4। अब ब्यूटाडाइन हमको बोला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरा कर दो 2 आएगा, यहाँ पे 1 H आएगा, यहाँ पे 1 H आएगा, यहाँ पे 2 H आएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाडाइन हम बोल सकते हैं, ब्यूटा 1,3 डाइन। चलेगा? इसमें हम मिलाते हैं स्टीरीन। स्टीरीन क्या होता है बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, तो हम बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड फिनाइल ले लेता हूँ, इसको हम फिनाइल इथिन के नाम से भी जानते हैं। याद है? ये आपको अल्डिहाइड ग्रुप में मिला होगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलेगा? इसको हम स्टीरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरीन बोलते हैं। चलेगा? इसका हम क्या करने वाले हैं? तो ऑब्वियस है, इसका हम करेंगे पॉलीमराइजेशन। क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करने वाले। जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो कुछ नहीं करना है, इन सबको सिंपली ऐड कर दो बस। क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर दो। चलो ये जरा मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो सिंपली ऐड करें तो इसका आंसर में नीचे दिखा रहा हूँ। ये जो है ना, आपको जैसा दिख रहा है वैसे बना दो। ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि पीछे एक बॉन्ड लग जाएगा, ये सब n टाइम्स रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट CH2 सिंगल बॉन्ड CH। सिंगल क्या बन जाएगा बच्चे? डबल बन जाएगा। डबल क्या बन जाएगा? सिंगल बन जाएगा। और आगे क्या अटैच हो जाएगा? तो इस तरह से। ध्यान दें बच्चे, यहाँ पे बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। देखो ये CH2 है, बिल्कुल CH2 है, डबल क्या बन गया? सिंगल बन गया। सिंगल क्या बन गया? डबल बन गया। अब ये CH है, बिल्कुल ये CH है, देखो ये। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड के बाद कौन आना चाहिए? CH2 आना चाहिए, तो देखो ये CH2 आना चाहिए। फिर ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनेगा, तो यहाँ पे CH आएगा, और इस CH से क्या है? बेंजीन रिंग बना होगा, तो ये CH से बेंजीन बना दो। पिक्चर क्लियर है? मतलब सिर्फ सिंपल एडिशन हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है? आगे क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, आगे बन जाएगा CH2, इसको N दिखा दो, ये ऑलरेडी आपका N टाइम्स है। ठीक है? ये बन जाएगा आपका बूना S। क्या बन गया बच्चे? ये बूना S बन गया, जिसको हम SBR बोलते हैं। चेक कर लो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो मुझे। इसमें ये जो अमाउंट होता है नियर अबाउट 75% लेते हैं, और ये जो अमाउंट होता है वो नियर अबाउट हम 25% लेते हैं। ठीक है? परसेंटेज वाइज की बात करेंगे तो अमाउंट की बात करेंगे। चेक कर ले बच्चे, ये बुना S या SBR आपके सामने चमक रहा है, कोई डाउट है? बुना S के बाद बुना N आता है। सिलेबस में बुना N है नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। बुना N कैसे बनाते हैं? बुना N, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटाडाइन नाइट्रिल। तो ब्यूटाडाइन का मतलब क्या हो गया बच्चे? CH2, यही वाला कंपाउंड लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड CH2। नाइट्रिल का मतलब है विनाइल साइनाइड की बात कर रहा है, आपने ये बनाया है आज के लेक्चर में। ठीक है? इसका हम करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन। N टाइम से मैंने ले लिया है, इसका मैं करने वाला हूँ पॉलीमराइजेशन। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कर दिया पॉलीमराइजेशन। चलेगा? तो ये हो गया आपका पॉलीमराइजेशन। तो जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ऑब्वियस है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटा 1,3 डाइन इसका नाम है, और इसका नाम हो जाएगा एक्रिलोनाइट्रिल। बोलो आप इसको, क्या बोलेंगे? एक्रिलोनाइट्रिल बोलेंगे। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा आंसर बनता है। CH2 सिंगल बॉन्ड आ गया, देख लो इस तरह से। फिर ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड से ये बंदे लोग अटैच हो जाएंगे। कैसे? CH2 सिंगल बॉन्ड, ये आ गया CN, आगे ये बॉन्ड लग गया, इस तरह से N लगा दिया। क्या बोलेंगे इसको? हम बूना N बोलने वाले। कोई डाउट है? चलो नंबर 3 आ गया आपके लिए नियोप्रीन रबर। ये बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, नियोप्रीन रबर। ठीक है? नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन किससे बनता है? क्लोरोप्रीन नामक मोनोमर से बनता है, मतलब क्लोरोप्रीन से बनेगा। बट क्वेश्चन ये है कि क्लोरोप्रीन कैसा दिखेगा? तो ये ब्यूटाडाइन दिख रहा है कि नहीं? यही है, बस इस पे 2 नंबर पे Cl लगा देना, मतलब कि 1 2 3 4 ये ले लिया मैंने डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे Cl ले लिया, कार्बन की वैलेंसी पूरा कर दिया। यहाँ पे एक मिनट, कोई H आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो चुका है। ठीक है?
यहाँ पे कोई एच आएगा, हाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2H आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, तो इसका नाम है क्लोरोप्रीन नाम है, ठीक है, जिसका नाम हो सकता है 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। देखो इस तरह से 1,3 आगे भी लिखा हो सकता है, पीछे भी जा सकता है, वो चलेगा। इसका अब मैं करने वाला हूँ अकेले पॉलीमराइजेशन। क्या करूंगा इसका मैं, पॉलीमराइजेशन करने वाला हूँ। तो जब इसका मैं पॉलीमराइजेशन करूंगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक चीज रिपीट होगी, सीधी सी बात है, CH2 इस तरह से रिपीट हो जाएगा, ये एन टाइम ले रहा हूं मैं। फिर उसके बाद क्या बनेगा, डबल सिंगल, सिंगल डबल, बस यही गेम तुम्हें खेलना है यहाँ पे। चेक कर बच्चे, इसका नाम हो जाएगा आपके लिए नियोप्रीन रबर। ये क्या बन गया हमारे लिए, नियोप्रीन बन चुका है। इसी का मुझे वल्कनाइजेशन आपको दिखाना है। चेक कर लो जल्दी से, कोई डाउट है तो बोल दो मुझे, कहीं पर भी किसी को भी किसी भी एंगल से डाउट है तो बोल दो। यस, ये पूरा रबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। अब क्या चलने वाला है जरा बोलो। तो अब चलने वाला है कि इसी वल्कनाइजेशन, ये जो नियोप्रीन दिख रहा है ना, इसी का हम क्या करने वाले, वल्कनाइजेशन करने वाले। तो जरा देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट होने वाला है। तो प्रिपरेशन पूरा खत्म हो चुका है रबर का, ठीक है। अब मैं वल्कनाइजेशन का कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान दो जरा, बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। समझ गए तो मजा आ जाएगा आपको, दिमाग चला लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नियोप्रीन है, ये नियोप्रीन बार बार अटैच होता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगला टाइटल आपके लिए वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन, चलेगा। वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन, बड़ा सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, नियोप्रीन पहले ले लो। तो अब नियोप्रीन का मतलब है कि हमको क्लोरोप्रीन नहीं लेना, हमको रिजल्ट लेना है। 2 बार ले लेता हूं मैं आपके लिए। चलो, ये नियोप्रीन पहले से बना हुआ है, मतलब कि ये CH2 है, यहाँ पे बॉन्ड निकला है, फिर ये C है, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं Cl है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर ये CH है, देख लो, फिर ये CH2 है, क्लियर है। फिर यही चीज दोबारा रिपीट होगी इसके साथ। यहाँ से वापस लिखना स्टार्ट करो, ये CH2 है, C है, फिर यहाँ पे Cl है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर CH2 है, चलेगा। ये एक बार मैंने लिख दिया, मतलब एक नियोप्रीन हो गया। इसमें हमने क्या मिला दिया बच्चे, तो इसमें हम मिला रहे MgO मिला रहे, क्या मिला रहे, MgO मिला रहे, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। ऐसे 2 बार मैंने MgO मिलाया। अब इसके नीचे में एक और कंपाउंड ले लेता हूँ, ऐसे ही क्या ले लूंगा बोलो। तो ये हमने क्या किया, CH2 ले लिया, C ले लिया, ऊपर Cl इस बार दिखा रहा हूँ, ये Cl ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा CH2, फिर आएगा CH2, फिर C के ऊपर Cl आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं अच्छे से कर लेता हूँ ताकि वो Mg के सामने आए तो ज्यादा बेटर लगता है देख के, है कि नहीं। देखो CH हो गया, फिर आगे क्या करेंगे, CH2 करेंगे, फिर क्या आएगा CH2, फिर C, फिर यहाँ पे Cl आ गया, डबल बॉन्ड आएगा, CH आएगा, CH2 आएगा। बहुत सारे बच्चों को मैं इसमें कंफ्यूज होते हुए देखता हूँ, सर हमको ये वाला रिएक्शन बहुत डेंजर लगता है। अरे मेरे बच्चे, ये नियोप्रीन आ गया समझ में, इसी नियोप्रीन को मैंने ऊपर 2 बार लिखा जाएगा, यहाँ से यहाँ मिला दिया तो एक बड़ा चेन बन गया, वही चेन मैंने नीचे भी रिपीट किया ऊपर Cl करके। अब बाहर क्या जाएगा खुद से देखो। अब इसका हम करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन। तो क्या बाहर चला गया बच्चे, खुद से देखो, MgCl2 बाहर चला गया। क्या बाहर चला गया, MgCl2 आपका n टाइम ऐसे बाहर चला जाएगा। जब ये बाहर चला जाएगा तो ऑब्वियस है ये दोनों CO से जुड़ जाएंगे, बस यही तो आंसर है। देखो क्या बन गया, चेक करो, CH2CO, फिर C आ जाएगा, समझ में आ गया। डबल बॉन्ड CH, उसके आगे है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर C, फिर ये O से जुड़ेगा, कॉमन सी बात है, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, समझ में आ गया। अब यही काम यहाँ पे भी दिखा दो, फिर C, डबल बॉन्ड CH, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, इसके पीछे भी वही काम रिपीट कर दो, फिर यहाँ पे CH2। इसको हम बोलेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ, क्या बोलेंगे बच्चे, वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। कितना इजी है यार ये, कितना ज्यादा इजी है, अरे बाप रे इतना इजी था ये, हम तो फोकट डर रहे थे। चेक कर बच्चे, जल्दी से चेक करो, कहीं पर कोई डाउट है तो बोल दो मुझे, कहीं पर भी किसी को डाउट है NMgCl2 बाहर निकाल दो। इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, वल्कनाइजेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन मत लिख देना भाई, वल्कनाइजेशन चलेगा, ये वल्कनाइजेशन कर रहा है। कोई डाउट है किसी को, कहीं पर भी चेक करो जल्दी से। वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन खत्म। तो मैं हट जाता हूँ, पहले अच्छे से लिख लो जो लोग लिखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। ऊपर से रिएक्शन आ रहा है, यहाँ से MgCl मिला है, MgO मिला है 2 बार, फिर ये 2 O के थ्रू अटैच हो गए, क्लियर है। चेक कर ले बच्चे, क्योंकि अब मैं पूरा रफ करने वाला हूँ। अब लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है इसके अंदर, एकमात्र लास्ट कंसेप्ट है जो है आपके लिए कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के 2 एग्जांपल है, वही मुझे कराना है। तो उसके बाद आपका चैप्टर जो है कि ऑफिशियली पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा होगा इस रिएक्शन में, इस चैप्टर में, कि कितना इजी है यार, कितना बढ़िया तरीके से हो रहा है ये चैप्टर। ठीक है, रफ कर दूं मैं इसको, चलो फटाफट रफ कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लास्ट कंटेंट चल रहा है हमारा, लास्ट कंटेंट चल रहा है,
ठीक है। नियोप्रीन जो होता है बच्चे एक रबर होता है, उसको हम इंसुलेशन के रूप में यूज करते हैं। जो केबल वेबल हम यूज लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इसी नियोप्रीन की कोटिंग होती है, ठीक है। तो इसका हम इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, इंसुलेशन केबल के रूप में, या फिर बहुत जगह पे हम जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक काम होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं जनरली। चलो अब क्या आने वाला है जरा चेक कर लो। तो बच्चे अब आने वाला है लास्ट कंटेंट, दैट विल बी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। कंटेंट का नाम ही होने वाला है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देख लो यहाँ पे, बाकी सब डिलीटेड, टेंशन नहीं लेना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, डिस्कशन इसके ऊपर पहले ही कर चुका हूं कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, वो सबको पता है। तो अब सीधा एग्जांपल की बात होगी। एग्जांपल होने वाला है आपके लिए PHBV। ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा आपको एकदम। PHBV कैसे करेंगे, ठीक है। देखो PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलरेट ऐसा करके आता है, बट आपको तरीका बता रहा हूँ। 4-5 ये नंबर याद रखना है आपको। क्या रखना है? 4-5 एक नंबर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो ये 4-5 नंबर, 4 मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 5 का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको एसिड बनाना है। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको। ये मैंने इसको एसिड बना दिया, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 5 कार्बन में भी क्या करना है, ऐसे ही सिंगल बॉन्ड लगा दो और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। कोई डाउट है? 4-5 से याद आ गया। अब भी बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी, नो डाउट। हाइड्रोक्सी मतलब OH, और बीटा से, बी से याद रखना बीटा। ये फंक्शन ग्रुप, इसके बाजू में बोलेंगे अल्फा, इसके बाजू में बोलेंगे बीटा। बीटा नंबर पे OH होना चाहिए, इसका मतलब। यहाँ पे N ले लो, कार्बन की वैलेंसी पूरा करना स्टार्ट कर दो। पूरा समझ में आ गया? कोई डाउट है बच्चे? जरा चेक कर लो। कोई डाउट है कहीं पर भी? यहाँ पर वही काम करेंगे, फंक्शन ग्रुप अल्फा बीटा। बीटा नंबर पे क्या बोला गया है? OH, हाइड्रोक्सी बोला गया है। ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा CH2। अब जरा देखो इसका नाम क्या होगा। इसका 2-3 नाम बता रहा हूं मैं। 1 2 3। 3 नंबर पे तो हाइड्रोक्सी आ गया पहले, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि 1 2 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन से ब्यूटेनोइक एसिड। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? अल्फा बीटा। तो बीटा नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी है। इसका मैं कॉमन नेम भी लिख सकता हूँ कि भाई ये बीटा नंबर पे हाइड्रोक्सी है। 4 कार्बन का कॉमन नेम आएगा ब्यूटरिक एसिड। क्या नाम आएगा? ब्यूटरिक एसिड। इसका जरा देखो फंक्शनल ग्रुप में, ये क्या तुम्हारे पास? अल्फा बीटा। बीटा नंबर पे हाइड्रोक्सी, या फिर बोल सकते हैं 1 2 3। 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी, इसका भी नाम ले लो 3 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन से बन जाएगा पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? या हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो बीटा हाइड्रोक्सी है और 5 से बनता है वैलरिक एसिड। बोलो समझ में आ गया? 5 से क्या बन जाएगा? वैलरिक एसिड बन जाएगा। अब हम इसका क्या करने वाले हैं बच्चे? नो डाउट पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे। ये एन टाइम ले लो, ये भी एन टाइम ले लो, चलेगा। इसको भी मैंने क्या किया? एन टाइम ले लिया। क्लियर है? इसको भी हमने क्या किया? एन टाइम ले लिया। अब जब एन टाइम लेंगे तो इसमें से पानी बाहर जाएगा। पानी कहां से बाहर जाता है यही लोगों को समझ में नहीं आता है। बच्चे यहाँ का OH दिख रहा है, तो यहाँ का H और यहाँ का OH, ये पानी बाहर चला गया। वही काम यहाँ पे होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये पानी बाहर चला गया। दिखाई दिया? जब ये पानी बाहर जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये O डिस्टर्ब हो गया, तो आपको स्टार्टिंग इस O से ही करनी है। बोले समझ में आया? ये O से लिखना है। O किससे अटैच है? सर CH से अटैच। तो CH लिख दो। CH के ऊपर क्या है? CH3, उसको ब्रांच में ले लो, CH3 नीचे अटैच कर दो। आगे क्या आएगा? CH2 आएगा, CH2 लिख दो। आगे क्या आएगा? फिर C डबल बॉन्ड आएगा। समझ में आ रहा है? अब ये C डबल बॉन्ड O इस O से जुड़ेगा, और ये O किससे जुड़ेगा? CH से जुड़ेगा, और ये CH किससे जुड़ेगा? तो ऑब्वियस है CH2 CH3 से जुड़ेगा, CH2 CH3 से जुड़ेगा। फिर उसके बाद आगे चले जाओ, आगे बन जाएगा CH2, फिर C डबल बॉन्ड O। ये देखो बच्चे, ये इस तरह से यहाँ पे N लगा दो। इसको हम बोलते हैं PHBV। बोलो कोई डाउट है किसी को? कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन? चेक कर बच्चे, जल्दी से फटाफट लिख लो। कोई डाउट है तो बोल दो मुझे। इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट बचा रह जाएगा आपका, ठीक है। ये 4-5 आपको समझाने के लिए बता रहा था मैं, कंफ्यूज मत होना सर ये क्या है। 4-5 से आपको तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट कंसेप्ट है जिसका नाम है नंबर 2, हम बोलेंगे इसको, बोलेंगे नायलॉन 2, नायलॉन सॉल्ट। क्या बोलेंगे बच्चे? सॉरी, नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है। मैं सॉल्ट लिख रहा हूँ। नायलॉन 2 नायलॉन 6 चलेगा। नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब नायलॉन 2 का मतलब है कि एक मोनोमर होगा जिसमें 2 कार्बन होंगे। ऐसा कौन सा कार्बन है भाई? तो यहाँ पे हमने ले लिया अमीनो, यहाँ पे ले लिया हमने CH2 और यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड OH।
इसको याद है, बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको बोला था इसका नाम है ग्लाइसिन। अल्फा अमीनो एसिड याद है, अल्फा अमीनो एसिड, उस अल्फा अमीनो एसिड में जो आर था वहां पे अगर हम एच ले लेंगे तो ग्लाइसिन बन जाता है। ग्लाइसिन की खास बात यह है कि इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं होता है। बाकी सारे अमीनो एसिड में कम से कम एक कायरल सेंटर तो होता ही है, लेकिन इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता है। इसके बाद हम लेने वाले अमीनो कैप्रोइक एसिड, मतलब ये CH2 हम क्या करेंगे 5 बार लेंगे और आगे हमने क्या किया C डबल बॉन्ड OH ले लिया। इसका नाम है अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्या बोलेंगे? अमीनो कैप्रोइक एसिड। जब इसका हम क्या करेंगे बच्चे पॉलीमराइजेशन करेंगे, ये बुक में दिया नहीं है, नाम लिखा लेकिन रिएक्शन दिया नहीं है, ठीक है। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहां से भी क्या होगा बच्चे H2 को बाहर जाएगा n टाइम, ठीक है। तो आप कैसे बाहर जाएगा देख लो, यहां से एक H और यहां से OH पानी बाहर, यहां से एक H और यहां से OH पानी बाहर, देख लो नीचे नहीं चला और ऊपर बोला, ऐसे दिमाग चलाना। तो बोला आंसर क्या बन जाएगा? जब एक H जाएगा तो NH बच गया कि नहीं बच गया? बिल्कुल बच गया। तो NH, फिर आगे क्या बच गया बच्चे? तो आप बोलेंगे CH2, फिर आगे क्या बन गया C डबल बॉन्ड O। इसके आगे क्या जुड़ जाएगा? ये NH जुड़ेगा वापस से, और ये NH किससे जुड़ा है? CH2 5 बार से जुड़ा है। और उसके बाद कौन आ गया? C डबल बॉन्ड O आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे? नायलॉन 2 नायलॉन 6 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नायलॉन 2 नायलॉन 6। कोई डाउट है? कोई डाउट है कहीं पर भी? किसी को भी चेक कर लो। और इतना होने के बाद एक कंसेप्ट और है जो आपको टेक्स्ट बुक से करना होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अलग अलग आपको एक टेबल दिया होगा ब्लू कलर का लास्ट पेज पे, इसमें अलग अलग पॉलीमर के यूजेस दिए गए हैं। तो वो यूजेस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एंट्रेंस में भी आ सकता है और आपके बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आ सकता है यूजेस के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो आप टेक्स्ट बुक देख के लास्ट वाला कंटेंट कर लेना है आपको, चलेगा। कोई डाउट है भाई? जरा देख लो एक बार अच्छे से। नायलॉन 2 नायलॉन 6 खत्म, मतलब आपका चैप्टर खत्म है कि नहीं? यस और नो? जल्दी से देख ले बच्चे। तो इस तरह से आपका जो पॉलीमर चैप्टर है, ये जो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री था भाई, वो हमने खत्म कर दिया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चे भी इस लेक्चर को देखे होंगे वो बहुत एंजॉय किए यार, क्या कंसेप्ट जा रहा था, क्या रिएक्शन जा रहे थे, क्या मजा आ रहा था एकदम आपको, है कि नहीं? हर एक चीज मैंने वेल प्रिपेयर ट्राई किया कंप्लीट करने का। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि अगर मैं हार्डवर्क कर रहा हूं आपके लिए, तो आप बस मेरे लिए एक काम कर दीजिए, इस लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो, शेयर कर दो, सबको बता दो कि भाई एक चैनल ऐसा भी है महाराष्ट्र में जो बच्चों के लिए काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो क्लास 12 के जो बच्चे उनके लिए मैं काम कर रहा हूं। हर एक बच्चे तक, जो साइंस का बच्चा है, क्लास 11 हो, क्लास 12 हो, MHCT देने वाले हो, बोर्ड देने वाले हो, ये आपके लिए ही पूरा का पूरा चैनल डेडिकेशन टू ऑल क्लास 11 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, सिर्फ इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, चलेगा। और जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर अच्छे से हार्डवर्क करो, मेहनत करो, ठीक है। अभी तक मेरे मैक्सिमम 1 शॉट हो चुके हैं, बस 2-3 चैप्टर के शायद अब और बचे रह जाएंगे, ठीक है। देखो ग्रीन केमिस्ट्री का तो मैं 1 शॉट नहीं बनाना चाहता हूं, उसका रीजन है कि ग्रीन केमिस्ट्री पूरा थियरी चैप्टर है, उसका कोई कंसेप्चुअल नहीं है बच्चे, पूरा थियरी जो आपको रट्टा मारना है। तो आप टेक्स्ट बुक से ही चाहिए तो आप कर सकते हो कि ठीक है भाई वहीं से हम मार्किंग करके पूरा डेफिनेशन पढ़ डालो, ठीक है। तो अब मेरा एम होगा पहले थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर फोकस करने का, फिर सॉलिड स्टेट का मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है। मैं तो आप ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पहले यार उसको कंप्लीट करो, क्योंकि डिटेल लेक्चर मैंने बहुत मेहनत लगा के बनाया बच्चे, बहुत ही ज्यादा मेहनत। तो पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, फिर सॉलिड स्टेट के ऊपर आना चाहता हूँ, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है कि मैंने बनाया नहीं चैनल पे, तो मेरा एम है कि पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स को खत्म कर दूं ताकि बच्चों के हाथ में सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से आ जाए, पूरा चैप्टर। 16 नंबर वाला भी चैप्टर चाहिए तो एक शॉर्ट में मैं बना दूंगा आपके लिए, बट वो फ्यूचर की बात है। बट मैं आपको बोलूंगा कि वो टेक्स्ट बुक से एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। तो भाई जल्दी से उठ जाइए, जाग जाइए, अगर आप सो रहे हो तो एकदम धमाकेदार तरीके से ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। आप जाइए, कहर मचा दो, जाओ जाके आग लगा दो, जाओ।